इस मांगा में हमारा एमसी दुनिया को नहीं बचा सकता, लेकिन हॉल ऑफ हीरो उसे दूसरा मौका देता है। देखते हैं हमारा हीरो दुनिया को कैसे बचाता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे किसी बुरे सपने में एक पहाड़ी पर अंधेरे आसमान के नीचे एक जीव भाले से घायल खड़ा था। दूर से वो एक आदमी जैसा दिखता था, लेकिन अपने अंदर एक अलग ही चीज छिपाए हुए था। ये साफ नहीं था कि ये आदमी यहाँ क्यों था। अकेला इंसान जो सीधे घायल जाइंट की ओर चला गया, जैसे उसे कोई डर नहीं था। हेनरी ने इस जाइंट की तरफ देखा जो किसी को भी डरा सकता था, लेकिन किसी वजह से वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा सका और वहीं रुक गया। एक गहरे ऑरा वाले इस जीव ने हेनरी की तरफ देखा, और ये साफ नहीं था कि वो क्या चाहता है और उनकी मुलाकात कैसे खत्म होगी। वो इतना बड़ा था कि हेनरी एक कीड़े जैसा लग रहा था, क्योंकि म्यूटेंट का अकेला पैर ही इंसान की हाइट से कई गुना लंबा था। ज्यादा ध्यान से देखने पर लड़के को डर के मारे एहसास हुआ कि ये उससे बहुत मिलता जुलता था, जैसे कि ये एक मॉन्स्टर के रूप में हेनरी हो। किसी समय उसे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल भी बुरा सपना नहीं था, और हो सकता है कि वो पहले ही मर चुका हो और अब सीधे नर्क में हो। ये समझना मुश्किल था कि ये कैसे हो सकता है और ये मॉन्स्टर कौन है, लेकिन उस आदमी को मारने के बजाय वो बस खड़ा रहा और चुपचाप उसे देखता रहा। फिर इधर-उधर देखने पर हेनरी को याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, और ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार इस उदास रेगिस्तान में है। उसी पल खून की एक भारी बूंद उसके कंधे पर गिरी, और वो सिर्फ एक ही इंसान की हो सकती थी। ऊपर देखने पर हेनरी ने अब जाकर देखा कि म्यूटेंट घायल हो गया था, लेकिन उसे ये घाव किस लड़ाई में लगा था और किसने दिया था। अचानक उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसने बहादुर आत्माओं के बारे में कुछ कहा, लेकिन हेनरी को अब भी समझ नहीं आया कि ये शब्द क्यों कहे गए थे। फिर मॉन्स्टर ने इतनी नफरत से जोर से दहाड़ा कि वो आदमी अपनी किस्मत को मानने और उसी समय एक असमान लड़ाई में मरने को तैयार हो गया। लेकिन अचानक उसने देखा कि जिस बड़े भाले से उस दानव को छेदा गया था, वो हेनरी को उसके अपने हथियार की बहुत याद दिलाता था। क्या ये सच में एक इत्तेफाक हो सकता है? और मॉन्स्टर इतनी जोर से दहाड़ा कि डर से उस आदमी का चेहरा पसीने से तर हो गया। लेकिन उसे पहले ही एहसास हो गया था कि तेज रोशनी मौत नहीं बल्कि मुक्ति लाती है। एक सेकंड बाद वो हवा में घुल गया, और जिस जगह हेनरी म्यूटेंट के बगल में खड़ा था, वहां सिर्फ यही जीव बचा था। इस बीच एकेडमी में जिंदगी हमेशा की तरह चलती रही। मौसम बहुत अच्छा था और बच्ची ब्रेक में ताज़ी हवा लेने की कोशिश करते थे। लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी की प्रेसिडेंट जूलिया नाम की एक लड़की के लिए दिन शुरू से ही अच्छा नहीं गया। आखिर लड़की ने सुबह बहुत ज़्यादा चाय पी ली थी, और ऐसा लग रहा था कि अब वो खुद को रोक नहीं पाएगी, और टॉयलेट तक भागना बहुत दूर था। जल्दी से आसपास देखने और ये पक्का करने के बाद कि कोई आसपास नहीं है, जूलिया ने इंतज़ार न करने और जहां थी वहीं अपना काम करने का फैसला किया। बेशक उसके पास कोई चारा नहीं था, और उसकी जगह कोई भी खुद को उसी अजीब स्थिति में पा सकता था। आखिर में सही समय चुनकर जूलिया को राहत मिली कि ये छोटी सी समस्या, जो हमेशा गलत समय पर खड़ी होती थी, उसके लिए हल हो गई थी और उसकी तकलीफ खत्म हो गई थी। लेकिन अचानक दाईं ओर एक इंटरडायमेंशनल गेट खुला, जिससे वही रोशनी निकल रही थी जो हेनरी ने आखिरी सेकंड में अपने सामने देखी थी। गेट से बाहर आकर हेनरी को एहसास हुआ कि वो दूसरे डायमेंशन में है, और अब बस ये पता लगाना बाकी था कि इस बार वो कहाँ पहुंच गया है। पहले कुछ सेकंड तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्योंकि इतनी जल्दी चलने के बाद उसे होश में आने में समय लगा। और किस्मत से वो आदमी उसी सुनसान जगह पर पहुंचा जहां जूलिया बैठी थी, और उसका पूरा चेहरा शर्म से जल रहा था, क्योंकि एक सेकंड पहले वहां कोई नहीं था। कई साल पहले जब इंसानियत अपने पीक पर थी, पुराने मॉन्स्टर्स की सेनाएं अपनी कब्रों से उठीं, जिससे बेबस लोगों में डर पैदा हो गया। लेकिन ये पूर्वी कल्टीवेटर और पश्चिमी जादूगर थे, जो हजारों सालों से लोगों से छिपे हुए थे, जो अब एक के बाद एक धरती पर लौट रहे थे। तब सभी देशों को म्यूटेंट से लड़ने में काबिल अमर जीवों की अहमियत का एहसास हुआ, और अधिकारियों ने अपने बचाने वालों के लिए एक खास पॉलिसी शुरू की। इस वजह से कई लोगों के पास कल्टीवेटर के डिपार्टमेंट थे, जहां उन्हें एलियन से इंसानियत की रक्षा के लिए योद्धाओं को ट्रेन करना था। इस वजह से ये लोग बुरी आत्माओं के खिलाफ एकजुट नहीं हुए, बल्कि सिर्फ अपना लालच दिखाया, और राक्षसों की संख्या हर दिन बढ़ती गई। हेनरी को ही वो अनमोल खजाना मिला जो वीर आत्माओं का हॉल था, और उस दिन से बुद्धिमान महारानी उनकी गुरु बन गई। पुराने और आज के महान योद्धा आत्म हॉल के सेवक बन गए। लेकिन इसकी ताकत की वजह से मुख्य सेनाएं हमेशा हेनरी से डरती थीं और आखिरकार उस पर हमला कर देती थीं। अपने गुरु की रक्षा के लिए उसे राक्षसों की भीड़ के खिलाफ अकेले खड़ा होना पड़ा, क्योंकि हेनरी के अलावा कोई भी उसे मौत से नहीं बचा सकता था।
ऐसा करने के लिए उसने एक साथ सभी वीर आत्माओं को बुलाया, जोर से उनसे आने और बुरी आत्माओं के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करने के लिए कहा। हाँ, ये आदमी अकेले न सिर्फ अपने युवा गुरु की रक्षा करने के लिए तैयार था, हेनरी की जिंदगी का मतलब समझते हुए एक देवता ने सबसे पहले हेनरी की पुकार सुनी और उसके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। लड़के को अकेले ये बोझ नहीं उठाने दिया। लेकिन आखिर में एक खूनी लड़ाई के बाद भी हेनरी की टीम जीत नहीं पाई और वे इस भयानक लड़ाई में हारकर धरती से मिट गए। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि लड़ाई की जगह से उल्कापिंड के टकराने जैसी एनर्जी की लहरें पूरे ग्रह पर फैल गईं। नतीजा ये हुआ कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचा और वो आदमी समझ गया कि वो सच में मर गया है। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका दोबारा जन्म कैसे हो सकता था? अचानक उसे कल्टीवेशन एकेडमी का जाना पहचाना टावर दिखा, जहां उसने अपनी जवानी में पढ़ाई की थी, और उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसे राक्षसों ने तोड़ दिया था। अपनी घड़ी और तारीख देखकर उसे एहसास हुआ कि वो किसी तरह उस समय में वापस चला गया था जब वो 18 साल का था। अचानक उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज सुनाई दी, और आदत से बाहर ये सोचकर कि ये कोई और राक्षस है, वो तेजी से मुड़ा। लेकिन म्यूटेंट के बजाय उसने अचानक अपने सामने जूलिया को देखा, जो जल्दी से अपना अंडरवेयर पहनने की कोशिश कर रही थी। उसके पास इस आदमी के सामने खुद को ठीक करने का समय नहीं था। हैरानी की बात यह है कि इससे हेनरी को बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई, और उसने अपनी क्लासमेट, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था, का मुस्कुराकर स्वागत किया। लेकिन बेचारी लड़की के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो इस मुलाकात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और शर्म से जमीन में गड़ने को तैयार थी। उसी समय पास में स्टूडेंट्स की तेज आवाजें सुनाई दी, जो काफी देर से पूरी एकेडमी में जूलिया को ढूंढ रहे थे। लड़कों को यकीन था कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है, और ये सोचकर कि वो मुसीबत में है, वे उसे बचाने के लिए तैयार थे। लड़की ने अचानक हेनरी को पकड़ लिया और कहा कि वो तुरंत चुप हो जाए, जब तक कि स्टूडेंट्स दूसरी तरफ न चले जाएं। बेशक उस लड़के ने विरोध नहीं किया। हालांकि ये अजीब था कि अकेडमी का ये सबसे मजबूत स्टूडेंट इतना डरपोक बर्ताव क्यों कर रहा था। इस बीच जूलिया स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रख रही थी, बस यही चाहती थी कि वे जल्द से जल्द ये जगह छोड़ दे। जब उसे यकीन हो गया कि वे पहले ही बहुत दूर निकल चुके हैं, तो वो हेनरी की ओर मुड़ी और पूछा कि वो उससे क्या कहना चाहता है। लेकिन पहले उस लड़के ने उससे अपना अंडरवेयर ठीक करने को कहा, जिसे उसने इतनी अजीब तरह से जल्दबाजी में पहना था कि वो उसकी स्कर्ट के नीचे से दिख रहा था। ये मुश्किल था कि लड़की ऐसी बात से खुश होती, और हेनरी खुशकिस्मत था कि इन बुरे शब्दों के बाद भी वो जिंदा रहा। उसे बुरी तरह पीटा गया था, और अब वो गुस्से में एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था, एक गुस्से वाले क्लासमेट से कई थप्पड़ खाकर। उसकी सलाह मानकर और अपना अंडरवेयर ठीक करते हुए जूलिया ने उस लड़के का नाम पूछा जो उसे नहीं पता था। हालांकि हेनरी को लगा कि वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। जवाब में उसने अपना नाम बताया और कहा कि उसके माता पिता की गरीबी और पढ़ाई में खराब परफॉर्मेंस की वजह से उसे कल्टीवेशन क्लास में जाने का मौका नहीं मिला। लड़की उसके जवाब से हैरान थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो किसी दूसरी फैकल्टी से था और शायद उसका असली नाम भी नहीं जानता था। लेकिन उस लड़के ने खुशी खुशी जवाब दिया कि वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि जूलिया डिसिप्लिनरी कमेटी की प्रेसिडेंट होने के नाते सभी स्टूडेंट्स को जानती थी। लेकिन हेनरी ने उसे गलत समझा, और उसने उसे नफरत भरी नजरों से देखते हुए फिर पूछा कि क्या वो उसका नाम जानता है या उसने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। हाँ, ऐसे इशारे को ना समझना नामुमकिन था, और लड़की ने उसे फिर से चेतावनी दी कि अगर उसने आज जो देखा उसके बारे में बताया तो वो अपनी जान जोखिम में डालेगा। लेकिन बदकिस्मती से अब वो अपनी शर्म छिपा नहीं पाएगी, क्योंकि जूलिया को ढूंढ रहे दो स्टूडेंट्स ने उसे यूनिवर्सिटी के बाहर ढूंढ लिया। सबसे बुरी बात यह थी कि उन्होंने उसे ठीक उसी समय पकड़ा जब लड़की ने अभी तक अपना अंडरवेयर नहीं पहना था और हेनरी के सामने ऐसे ही खड़ी थी। लड़कियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, और एक ने तुरंत तय कर लिया कि जूलिया जल्द ही इस अजीब लड़के से शादी कर लेगी। बेशक ये उसका काम था, और स्टूडेंट ने तुरंत उसे भरोसा दिलाया कि वो किसी को नहीं बताएगी ताकि जूलिया आराम से रह सके। हेनरी को देखकर उसने साफ कर दिया कि वो लड़का कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि वो अकेडमी के सबसे मजबूत स्टूडेंट का दिल पिघला सकता है। लड़के ने भी मुस्कुराकर थम्स अप किया, ये तय करते हुए कि वो खुशकिस्मत है कि उसे इतनी प्यारी दुल्हन मिली। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब जूलिया की राय पूछना भूल गए थे, जो उनकी घटिया मुस्कान से खुश नहीं थी और इसे दिखाने को तैयार थी। फिर ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, जो इन कमजोर स्टूडेंट्स में से किसी को भी मार सकता था। उसके तलवों के नीचे से भी एनर्जी के तेज झोंके निकल रहे थे, और ये साफ हो गया कि एक और सेकंड और जूलिया अपनी भावनाओं को बाहर निकाल देगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई। उसके जादू की लहर से जहां वे खड़े थे वहां से तेज किरणें चारों दिशाओं में उड़ गईं। डर के मारे दोनों स्टूडेंट एक पेड़ पर कूद गए। जूलिया ने उन्हें देखकर मुश्किल से खुद को अपनी सारी ताकत निकालने से रोका। एनर्जी की लहर ने पास खड़े हेनरी पर भी असर डाला, और अकेडमी के सबसे अच्छे स्टूडेंट द्वारा डिस्चार्ज होने के बाद वो बचकर खुश था।
इस बीच यूनिवर्सिटी के बड़े टीवी पर राक्षसों के झुंड के एक और हमले की खबर चल रही थी, जिसने राजधानी में तबाही मचा दी थी। खबर देखते समय हेनरी ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी क्लासमेट पूरे समय उसे ध्यान से देख रही थी, और अब उसने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। फिर उसने टीवी की तरफ देखा, ऐसा दिखावे करते हुए कि उसने उसकी नज़र पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसे उसके ध्यान देने का कारण अंदाजा होने लगा था, और फिर वो ऊपर कूद गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि अब खुद को धोखा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। हेनरी सच में इस दुनिया में उसी 18 साल के लड़के के तौर पर लौटा था जो वो कई साल पहले था, और अब वो पक्का इस दुनिया को बचाएगा। इमोशन का ये अचानक आना अनएक्सपेक्टेड था, और उसकी टीचर मिशेल ने तो लेसन से ब्रेक भी ले लिया, ये समझने की कोशिश में कि उसके स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। क्लास में किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया कि आज हेनरी को क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो लड़का सुबह से ही बदल दिया गया है। और फिर अचानक सब लोग हंस पड़े, ये महसूस करते हुए कि हेनरी ने ध्यान दिया था और अचानक जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब सिचुएशन में क्या करे। चार्ली ने अपने एक क्लासमेट का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा, जिसे वो बेवकूफ़ समझता था और जो अब क्लास में धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। लेकिन उसी पल अगाथा को एहसास हुआ कि उस लड़के की नज़र बहुत बदल गई थी। वो अब वो डरा हुआ लड़का नहीं था जिसे वो अपनी पढ़ाई की शुरुआत से जानती थी। इसके बजाय एक और जवान आदमी उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। वो किसी भी बात के लिए किसी को भी फाड़ने को तैयार था। चार्ली ने भी ये बदलाव देखा, लेकिन तुरंत हेनरी को उसकी जगह पर खड़ा किया और उससे कहा कि वो अपना चेहरा सिंपल बनाए और सुपर हीरो की तरह बर्ताव ना करे। अगाथा ये सोचकर मुंह फेर लेती है कि ये बेवकूफ़ लड़का मर्दाना होने का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में वो किसी गंभीर स्थिति में खुद के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। ये स्टूडेंट्स जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, हेनरी को उसकी गरीबी की वजह से हमेशा नीची नज़र से देखते थे। लेकिन लड़ाई के मैदान में जब राक्षस दिखाई देते हैं तो वे खुद को बेचारे कीड़े दिखाते हैं, जिन्हें बड़े बड़े राक्षस आसानी से कुचल देते हैं। अचानक उस युवा टीचर ने हेनरी से सीधे कहा कि अगर वो क्लास के लिए तैयार किया गया मटेरियल नहीं सुनेगा तो वो जा सकता है। उस लड़के ने तुरंत माफ़ी मांगी और बैठकर शांत होने का वादा किया, समझाते हुए कि वो बस इन अमीर बच्चों के झुंड से नाराज़ था। हालांकि वो खुश था कि अपने दूसरे जन्म के बाद वो आखिरकार इन बेवकूफ़ों से डरना बंद कर देगा, जो सालों से उसमें डर पैदा कर रहे थे और उसे जीने से रोक रहे थे। उस पल वो फिर से अपने क्लासमेट की ओर मुड़ा, जो किसी और से ज़्यादा उसके बारे में परेशान था और पूरी सुबह उसे समझ नहीं पाया था कि उसके साथ क्या गलत था। हेनरी को अब जाकर एहसास हुआ कि वो हमेशा से अपनी क्लासमेट सोफिया से प्यार करता था, लेकिन उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर में सोफिया ने पूछा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, जैसे उसे कोई बुरा सपना आया हो, क्योंकि वो सुबह से ही ठीक नहीं था। फिर वो मुस्कुराई और खुशी से कहा कि शायद वो भी रात में उसके सपनों में आई हो, और हेनरी को ये मानने में शर्म आ रही थी। लेकिन सिर्फ हेनरी जानता था कि सोफिया का खूबसूरत चेहरा उसे हमेशा दिखता था, सपनों में भी और असलियत में भी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। लड़की को अभी तक नहीं पता था कि जल्द ही उसका क्या होने वाला है, और वो खुशी खुशी हेनरी से बातें करने लगी, जिसे अपनी भारी भावनाओं को काबू में रखने में मुश्किल हो रही थी। उसे अच्छी तरह याद था कि कैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में सोफिया को म्यूटेंट से बचाने में नाकाम रहा था, और वो उसकी आंखों के सामने एक जानलेवा घाव से मर गई थी। अगर उसे कल्टीवेटर बनकर सब कुछ ठीक करने का मौका मिलता तो वो ना सिर्फ सोफिया को बल्कि मॉन्स्टर्स द्वारा मारे गए सभी पीड़ितों को भी बचा लेता। फिर वो अचानक उसकी तरफ मुड़ा और वादा किया कि इस बार वो अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा जरूर करेगा। लेकिन लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे याद दिलाया कि वो अमर सेना के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स की रैंकिंग में है, पहले से ही डेवलपमेंट के 8वें स्टेज पर है, और अगर वो सच में कभी उसका प्रोटेक्टर बनना चाहता है तो उसे उसके लेवल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरे जन्म के साथ हेनरी ने भविष्य का ज्ञान खो दिया, लेकिन वो समझ गया था कि ये बस कुछ ही समय की बात है जब वो अपनी स्किल्स वापस पालेगा। उसी पल उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई सोफिया के साथ उसकी बातचीत सुन रहा है और साइड से उसे करीब से देख रहा है। हाँ, वो गलत नहीं था। हेनरी से हमेशा दुश्मनी रखने वाले 3 लड़के लंबे समय से उसे शिकारी नज़रों से खा रहे थे। फिर चार्ली ने जोर से डेस्क पर मुक्का मारते हुए हेनरी को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने शर्मिंदा करने वाले को 1 लाख देने का वादा किया। ये सुनकर अगाथा तुरंत खड़ी हो गई और दिए गए इनाम के लिए खुद ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। असल में इस बात पर राजी होने की उसकी अपनी वजह थी, और लड़की ने वादा किया कि वो सब कुछ सबसे अच्छे तरीके से करेगी। फिर उसने जोर से दावा किया कि हेनरी ने उसके पर्स से पैसे चुराए हैं, ये कहते हुए कि उसने उसे अपनी चीज़ों को देखते हुए और अपनी जेब में कुछ डालते हुए देखा था। बेशक ये झूठ था,
लेकिन 1 लाख से अगाथा कल्टीवेशन डिपार्टमेंट में एंटर कर पाएगी और एकेडमी में बेस्ट बन पाएगी। स्टूडेंट्स के पास अगाथा पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी और उन्होंने तुरंत उस लड़के को देखा जिस पर उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ये बात अनएक्सपेक्टेड थी, हालांकि हेनरी जानता था कि स्टूडेंट्स पहले से ही उससे नफरत करते हैं और वो उनके हमलों के लिए तैयार था। जोरदार इल्ज़ाम सुनकर मिशेल को यकीन नहीं हुआ और उसने लड़के से अगाथा को जवाब देने को कहा। आग में घी डालने के लिए चार्ली ने दावा किया कि उसने चोरी देखी थी और हेनरी के बैग में लड़की के पैसे देखे थे। बस कहीं ऐसा न हो, उस लड़के ने अपने हाथ से बैकपैक चेक किया। उसे डर था कि चोरी के इल्ज़ाम को कंफर्म करने के लिए वहां कुछ रखा गया है। वो समझ गया कि अगर अगाथा अब उसके बैग की तलाशी लेगी तो उसे ना सिर्फ पैसे मिलेंगे बल्कि उसकी चीज़ें भी मिलेंगी। ऐसा लग रहा था कि उनके सभी क्लासमेट्स ने उन पर यकीन कर लिया था, क्योंकि वो हेनरी को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी उसका असली चेहरा देखा हो। उस पल उस लड़के को हैरानी हुई कि लड़कों ने उसे पहले कभी ब्रेक क्यों नहीं दिया, और उसे एहसास हुआ कि ये सब चार्ली की जलन की वजह से था, जिसे सोफिया भी पसंद थी। ज्यादातर उन्हें सोफिया के साथ हेनरी का आसानी से रहना भी पसंद नहीं था, जिसने किसी वजह से अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स में से सिर्फ उसे ही क्यों चुना था। लेकिन इस जिंदगी में वो पिछली बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला था, क्योंकि इन बेवकूफ़ियों ने उसे वो पूरा करने से रोक दिया था जिसके लिए उसका दूसरा जन्म हुआ था। इस समय अगाथा जिद पर अड़ी रही और लड़के से उसके बैग में छिपाए गए पैसे और चीज़ें वापस करने की मांग की। ऐसा लगता है कि उसे सच में यकीन था कि धोखे का पता नहीं चलेगा, क्योंकि टीचर ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का इतने समय तक चुप क्यों रहा। आखिर में सोफिया हेनरी पर इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकी। जोर से अपनी सीट से उठी और सबसे अच्छे स्टूडेंट के तौर पर उसके लिए खड़े होने का फैसला किया। वे साफ तौर पर हद पार कर गए थे, क्योंकि सोफिया बचपन से हेनरी के बगल में पली बढ़ी थी और उसे यकीन था कि वो चोरी नहीं कर सकता। उसकी बातों से चार्ली के घमंड को ठेस पहुंची, क्योंकि उसने फिर से लड़की को एक ऐसे स्टूडेंट का बचाव करते देखा जिसे वो लूजर समझता था। इसके बाद पिछली लाइन से जिमी नाम के एक लड़के ने अचानक हेनरी का साथ देने का फैसला किया, ये कहते हुए कि आप स्टूडेंट की एक भी बात पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन एगथा ने मुस्कुराते हुए कहा कि टीचर को उस पर भरोसा है, ना कि क्लास के पीछे बैठे किसी कमीने पर जिसकी बात नहीं सुनी जा सकती। फिर उसने सोफिया को चेतावनी दी कि वो इस चूर के झांसे में न आए, जो शायद उसकी सोच से कहीं ज्यादा बुरा था। चार्ली को यह भी लगता था कि सोफिया के माता पिता ने लड़के को अपनी देखरेख में रखकर गलती की थी और वे ये जानकर निराश होंगे कि वो किस तरह की गंदी हरकतें कर सकता है। लेकिन लड़की को समझ नहीं आया कि वे क्या कहना चाह रहे थे और उन्होंने अचानक उसके पुराने दोस्त पर हमला क्यों किया। ये समझते हुए कि ये एक अच्छा मौका है, एगथा ने अचानक कुछ ऐसा कहा जिससे सब चौंक गए। हेनरी पर एक और गंदा इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि उसके पर्स से ना सिर्फ पैसे गायब हुए थे, बल्कि बिना धुले अंडरवियर भी गायब हो गए थे जो उस लड़के ने ले लिए थे। इस खबर से क्लास में जोश भर गया, क्योंकि अब हेनरी ना सिर्फ एक चोर के तौर पर जाना जाता था, बल्कि एक गंदे बिगड़ैल इंसान के तौर पर भी जाना जाता था, जो अपने साथी स्टूडेंट्स के अंडरवियर चुराता था। कई स्टूडेंट्स चिल्लाए कि उस लड़के को तुरंत अकेडमी से निकाल देना चाहिए। वे उसके साथ एक ही क्लास में नहीं बैठना चाहते थे। लेकिन इन इल्जामों के बावजूद सोफिया अपने दोस्त के बारे में अपना मन नहीं बदल पाई और उसे यकीन था कि हेनरी के बैग में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। फिर एगथा ने अगला चालाकी भरा कदम उठाया और सीधे हेनरी की डेस्क पर जाकर आखिरकार उसे एक्सपोज कर दिया। उसकी ओर झुककर उसने उससे कहा कि वो उसे वो बैग दिखाए जिसमें चोरी की चीजें रखी हुई थीं। अगर जाहिर है वो डरे नहीं। उसने फिर से सोफिया को सलाह दी कि वो उसके करीब ना जाए, नहीं तो उसके दिमाग में चल रहे कामुक विचार मुसीबत खड़ी कर सकते थे। फैसला सोफिया को करना था, लेकिन एगथा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे बदमाश से दोस्ती मंजूर नहीं है और वो सोफिया के होश में आने का इंतजार कर रही है। लेकिन उस लड़की के लिए हेनरी बचपन का दोस्त था और एगथा की हर बात उसे बेबुनियाद लगती थी। ये महसूस करते हुए कि वे हेनरी पर सारे कुत्ते छोड़ने वाले हैं, सोफिया ने उससे कहा कि वो बस उसे बैग दिखाकर बात खत्म कर दे। सोफिया हमेशा की तरह भोली थी, क्योंकि अगर ये गैंग इतने गुस्से में चोरी का दावा कर रहा था तो शायद उन्होंने पहले ही बैकपैक में कुछ सबूत रख दिए होंगे। अगर उसने उन्हें बैकपैक खोलने दिया तो वो पक्का हार जाएगा। लेकिन इस बार वो आदमी इन बदमाशों का शिकार नहीं बनने वाला था। अब उन्हें सबक सिखाने का एक शानदार मौका था। भले ही हेनरी ने अपने पुनर्जन्म के बाद अपनी कुछ पिछली स्किल्स खो दी थीं, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स उनके पुनर्जन्म के बाद भी इसी असलियत में बना रहा और उन्हें उम्मीद थी कि वो इसका इस्तेमाल करके एक सही जवाब दे पाएंगे।
हीरोइक सोल्स का हॉल इंसानियत की विरासत को बचाने के लिए बनाया गया था। कहानी के मुताबिक चुना हुआ इंसान पुराने हीरो को बुला सकता था और स्वर्ग और धरती की एनर्जी इकट्ठा करके और उसे कंडक्ट करके मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उनकी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता था। चुने हुए इंसान ने सोल के जरिए यूनिवर्सल पावर पास की और इस दुनिया में भी हीरोइक सोल्स का हॉल खोल दिया। और अब एक ही समय में दो जगहों पर मौजूद हेनरी ने वो हॉल खोला जहां वो उस एंटिटी से मिलना चाहता था जिसने पुराने हजारों वॉरियर्स की पावर छिपाई थी। हॉल ने लोगों के दिलों की भावनाओं को सोख लिया और सबसे बड़े शासकों को बुलाया। हेनरी के पास ठीक ऐसी ही पावर थी जो उसके पिछले जन्म में थी। खुद को हॉल के बीच में पाकर उसने एक बार फिर उन बहादुर हीरो को बुलाया जो अभी उसकी मदद के लिए तैयार थे। फिर उसने उस एंटिटी की आवाज़ सुनी जो हेनरी को उसके दोस्त की मौत का दोषी ठहरा रही थी, जिसे लड़के ने दुनिया को बचाने के लिए मौत की सज़ा सुनाई थी। आत्माओं का ये ऊंचा पिलर हमेशा दुनिया के ऑब्सेसिव आइडिया और सोच को सोख लेता है और वॉरियर्स के लिए नई जगहें खोलता है। इसी बात ने हेनरी को और भी ताकतवर बना दिया होगा, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उसने इस शक्ति का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के बुरे एलियंस को खत्म करने के लिए किया था। भगवान की अकेली आत्मा उसे सिर्फ एक बार दिखाई दी थी, जब उसने बुद्ध को बुलाया था। और अगर हेनरी गलत नहीं था तो ठीक यही आत्मा थी जिसे उसने अब अपने सामने देखा था। वो गलत नहीं था। अगले ही पल हेनरी ने अपने सामने स्वर्ग के भगवान को देखा, जो धरती पर अमर प्राणियों के पूर्वज थे और सीधे उसे देख रहे थे। उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने पिछले जन्म में भी उसने कभी अपने घर में किसी संत लेवल की आत्मा को नहीं देखा था। वो सच में किस्मत वाला था। अब उसे एक ऐसी शक्ति मिल गई थी जो न सिर्फ उसकी पिछली स्किल्स को वापस ला सकती थी, बल्कि उसकी काबिलियत को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी। हेनरी के सामने वाली आत्मा, जो पुराने धर्म को मानने वालों में से एक थी, के पास मैजिक स्लीव की सबसे अच्छी टेक्निक थी और वो अपनी एनर्जी उसे देने के लिए तैयार थी। सच है, आत्मा इस बात से नाराज थी कि एक कम अनुभवी बच्चे ने किसी तरह एक देवता को बुला लिया था, जिससे उसका ध्यान जरूरी मामलों से हट गया था। लगता है वो आदमी भूल गया था कि उसे पहले आत्मा को अपनी पिछली जिंदगी की कहानी बतानी थी, ताकि उसे कोई नया चोर न समझे। फिर उसने एक ऐसा इशारा किया जो सिर्फ चुने हुए योद्धाओं को ही पता था, लेकिन आत्मा को ये अजीब और बेतुका लगा। इस समय चार्ली ने तय किया कि उसका क्लासमेट बहुत ज्यादा हिम्मत वाला हो रहा है और वो इस खुलासे को आखिर तक ले जाकर एक गंदी चाल चलने के लिए तैयार था। वो चार्ली की तरफ दौड़ा और सबको एक तरफ हटने और अगर लड़का भागने की कोशिश करे तो उसे रोकने का आदेश दिया। हेनरी के बैकपैक की तरफ दौड़ा। वो उसे तुरंत खोलना चाहता था ताकि सबको उसका सामान दिखा सके और साबित कर सके कि वो एक आम चोर है। जैसा कि उम्मीद थी, उसे हेनरी के बैकपैक में अगाथा का चोरी हुआ हैंडबैग मिला और उसकी पहनी हुई लॉन्ड्री पास में पड़ी थी। अब वो हेनरी को उसकी जगह दिखाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो हर समय सोफिया के साथ खुलेआम फ्लर्ट कर रहा था, जानते हुए कि ग्रुप में सिर्फ वही नहीं था जो उससे बेपरवाह था। लेकिन उस समय आत्मा पहले से ही एक दूसरी दुनिया में हेनरी के बगल में थी और उस आदमी ने उससे एक काम की काबिलियत के साथ मदद मांगी। बेशक ऐसी चीज पर एनर्जी बर्बाद करना बेवकूफ़ी थी, लेकिन हेनरी ने अपनी मैजिक स्लीव का इस्तेमाल करके पूरी क्लास के देखने से पहले ही उसके बैकपैक से चीज़ें निकालने का फैसला किया। और हालांकि आत्मा ने आखिर तक उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई और हेनरी ने फिर भी इस मैजिक का इस्तेमाल किया। चार्ली ने बिना किसी शक के बैकपैक को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और बताया कि उसमें सबूत हैं। सोचिए अगाथा कितनी हैरान हुई होगी जब उसने बैकपैक में देखा और पाया कि वो पूरी तरह से खाली था। सोफिया भी पास में खड़ी थी और उसने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि सारे इल्ज़ाम झूठे थे, जैसा कि उसने शुरू से ही सोचा था। टीचर ने चार्ली को सख्ती से देखा, उसे चेतावनी दी कि बैकपैक में कुछ नहीं है और उसे ये तमाशा बंद करने के लिए कहा। अब जाकर उस आदमी को एहसास हुआ कि पूरे ग्रुप में वो अकेला था जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया था और उसके हाथों में पूरी तरह से खाली बैकपैक था। मिशेल ने एक बार फिर सभी से अपनी सीटों पर लौटने और ये गड़बड़ बंद करने के लिए कहा, लेकिन एक आदमी था जो इस कमीने को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था और उसने उसे कंधों से कसकर पकड़ लिया। हेनरी चार्ली ने यहाँ जो कुछ भी किया था उसका बदला लेने के लिए तैयार था। हालांकि आखिर तक उसे यकीन नहीं हुआ कि ये बेचारा अनाथ उससे लड़ने की हिम्मत करेगा। फिर वो अचानक टीचर की तरफ मुड़ गया, उस पर बेवकूफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए, क्योंकि मिशेल ऐसे बदमाशों पर यकीन करती थी। लड़की ने पहली बार किसी स्टूडेंट से ऐसे शब्द सुने थे और समझ नहीं पा रही थी कि उसे उसके साथ बदतमीजी करने की इतनी हिम्मत कहाँ से मिली।
और फिर हेनरी ने पूरी क्लास में ऐलान किया कि चार्ली ने खुद अगाथा की चीज़ें चुराई हैं और बदला लेने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाने का फैसला किया। लड़के के कंधे पर थपथपाते हुए हेनरी ने उसे चेतावनी दी कि वो उसके माता पिता की दौलत के बारे में जानता है, लेकिन ये आज उसकी मदद ज़रूर नहीं करेगा। अगले ही सेकंड पूरी क्लास ने देखा कि अगाथा से चुराया गया वही हैंडबैग चार्ली की जेब से कैसे गिर गया। उसके साथ उसका अंडरवेयर भी गिर गया और सबको साफ हो गया कि असली चोर वही था। फर्श पर पड़ी चोरी की चीजों को देखकर चार्ली कुछ सेकंड के लिए होश में नहीं आया और इसका कोई कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऐसी शर्म को धोना नामुमकिन था और हेनरी दूर से देखकर समझ गया कि उसका प्लान काम कर गया है। हालांकि ये चाल चलकर उसने दिव्य शक्ति बर्बाद कर दी जो बिल्कुल अलग कामों के लिए थी। स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चार्ली सच में किसी गंदे काम में शामिल था। वो लड़का खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है और उसके बुरे इरादों का ये सबूत उसे कैसे मिल गया। बेशक हेनरी का दोस्त उसे चढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता था और कहता था कि चार्ली कभी साथ में लॉन्ड्री स्टोर पर जाए। किसी भी स्टूडेंट ने यह नहीं सोचा था कि चार्ली ऐसा कुछ कर सकता है। हालांकि लड़कियां अक्सर लॉकर रूम से फटे पुराने कपड़े गायब होने की शिकायत करती थीं। इसके बाद हेनरी के खिलाफ सारे चार्ज हटा दिए गए और यह साफ हो गया कि ग्रुप में एक बिल्कुल अलग लॉन्ड्री चोर आ गया था। एक स्टूडेंट जिसे लंबे समय से चार्ली पर शक था, तुरंत उसके पास गई और उस पर उसकी अलमारी से उसके नए कपड़े चुराने का आरोप लगाया। वो गुस्से से पागल हो गई और उस आदमी को फाड़ने के लिए तैयार थी, ये मानते हुए कि वो हाल ही में लॉकर रूम में घुसा था और उसका बैग साफ कर दिया था। लेकिन जवाब में उस आदमी ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा, क्योंकि उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी और वो तो बस आग में घी डाल रही थी। यकीन करना मुश्किल था कि चार्ली ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा और वो बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर सकता था। आखिरकार जैना, जो स्टूडेंट का नाम था, वार से दीवार से सट गई और क्लास ने देखा कि इस मोटी लड़की से कैसे खून बह रहा था। टीचर तुरंत उसके लिए खड़ी हो गई और अमीर आदमी के बेटे को सख्ती से याद दिलाया कि एकेडमी के नियमों के मुताबिक लड़ना मना है। लेकिन उस आदमी ने जोर से कहा कि यहाँ कानून वही बनाता है, क्योंकि उसका ताकतवर पिता उसकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और फिर वो हेनरी की ओर दौड़ा, आज उसकी शर्म के गुनहगार को जितनी हो सके उतनी कड़ी सजा देने का इरादा रखते हुए। ऐसा करने के लिए उसने मैजिक भी एक्टिवेट किया और उसके हाव भाव से साफ था कि वो शांति से बातचीत करने के मूड में नहीं था। हालात साफ तौर पर टेंशन वाले हो रहे थे, इसलिए हेनरी ने जल्दी से उस अमर आत्मा से कुछ ताकत मांगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हेनरी के लगभग पास उड़कर आने के बाद चार्ली ने ध्यान भी नहीं दिया कि सोफिया अचानक उनके बीच कैसे आ गई, बीच बचाव करने के लिए। वो शांति से नहीं देख सकती थी कि उसके किसी करीबी के खिलाफ खतरनाक जादू का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, और वो उसी तरह जवाब देने के लिए तैयार थी। सब जानते थे कि वो जूलिया के बाद दूसरी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, एक 52वीं रैंक की कल्टीवेटर, और उसमें चार्ली से निपटने के लिए काफ़ी ताकत थी। ट्रेनिंग पेन को चाकू की तरह फेंकते हुए उसने उसे ऐसे फेंका कि वो तुरंत उस आदमी के हथेली में घुस गया और वो दर्द से कांपते हुए अपने हाथ को देखने लगा। कोई उसके दर्द का सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन वो बहुत पहले ही इस लायक हो गया था कि कोई इस सुनहरे बच्चे को उसकी जगह पर रखे। इस आमतौर पर शांत रहने वाली लड़की ने पहली बार अपना मजबूत कैरेक्टर दिखाया और हेनरी को एहसास हुआ कि उसके दोबारा जन्म के बाद जिंदगी बहुत बदल गई है। उसकी हिम्मत देखना मज़ेदार था, लेकिन अगर वो बीच बचाव ना करती तो हेनरी खुद ही सब संभाल लेता। फिर भी हेनरी खुद अपनी ताकत दिखाना चाहता था और ऐसा लग रहा था कि अब उसका समय आ गया है। बिना कुछ कहे उसने उस बदमाश को अपने हाथ से मारा, उन सभी लड़कियों की तरफ से जवाब देते हुए जिनके अंडरवेयर उसने चुराए थे। वार बेकाबू था, लेकिन लड़के ने हेनरी की सारी ताकत महसूस की और उसके पास बचने या जवाब देने का कोई मौका नहीं था। अचानक सबके सामने जैना का वही अंडरवेयर जो सुबह गायब हो गया था, जिसे चुराने का इल्ज़ाम उसने उस पर लगाया था, चार्ली के मुंह से गिर गया। ये एक घिनौना नज़ारा था, लेकिन जैना को सबसे ज़्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि चार्ली ने उसका अंडरवेयर उसके मुंह में क्यों ठूस दिया था। पीछे खड़ी सोफिया समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी पागल हो गया है या बदला लेने की उसकी प्यास इतनी ज़्यादा है कि वो अपने मुंह में भी अंडरवेयर छिपाने को तैयार है। बस अमर आत्मा नहीं हंस रही थी, क्योंकि उसका जवान चेला फिर से दुनिया को बचाने के बजाय घिनौनी चीज़ों पर अपनी दिव्य शक्ति बर्बाद कर रहा था। ये अफरा तफरी बर्दाश्त न कर पाने पर टीचर ने जोर से ऐलान किया कि सभी गुनहगारों को सज़ा के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेजा जाएगा। ये साफ था कि मिशेल से बहस करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो बहुत कम गुस्सा होती थी और गुस्से में औरत की सज़ा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। चार्ली का सबसे बड़ा डर सीनियर्स की एक कमेटी थी जो पहला मौका मिलते ही उस पर अपना गुस्सा निकाल देगी,
और अब शांत होकर उसने हाथ उठाए और टीचर से कसम खाने लगा कि वो बेकसूर है और उसे फंसाया गया है। और फिर उसने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसने उसे दोषी दिखाने और सिर्फ उसके पैसे की वजह से उसकी इज्जत खराब करने के लिए ये गंदा सीन किया था। लेकिन उसकी ओर झुकते हुए हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सज़ा से बचा नहीं जा सकता और उसे बस उस दिन की बुरी किस्मत को मान लेना चाहिए। फिर उसने अचानक मिशेल को सुझाव दिया कि उसे इस बदमाश को ग्रुप से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बेशरम स्टूडेंट उनकी जानी मानी अकेडमी में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या हो रहा है ये समझते हुए चार्ली ने जोर से अपनी साथी अगाथा से ये कबूल करने के लिए कहा कि उन्होंने मिलकर हेनरी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए अंडरवेयर और पैसे रखे थे। लेकिन लड़की ने कहा कि उसने खुद हेनरी के बारे में झूठ बोलने के लिए उसे 1 लाख का ऑफर दिया था और इस पूरे समय चार्ली बस सोफिया की वजह से उससे जलता था। इस बात से सभी स्टूडेंट्स और टीचर हैरान रह गए, जिन्हें इस तरह की उम्मीद तो थी लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। कई स्टूडेंट्स जानते थे कि चार्ली और उसके दोस्त हेनरी से नफरत करते थे और जानबूझकर उसे अकेडमी में अलग थलग कर दिया था, जिसका सब मजाक उड़ाते थे। ऐसा लगता है कि इस बार लड़कों ने न सिर्फ हमले का सामना किया बल्कि जीत भी गए, और ये सोफिया ही थी जिसने एक ज़रूरी मौके पर अपना कैरेक्टर दिखाया। और फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने सीरियसली हेनरी से कहा कि इस मज़ेदार मजाक के बाद उन्हें और भी ज़रूरी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आखिरकार चीज़ें तो बस रफ्तार पकड़ने लगी थीं, और जो हुआ उसके बाद चार्ली पक्का हेनरी को फिर से फंसाने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि वो उस बदमाश और उसके बेवकूफ़ दोस्तों से नहीं डरता और अगली बार वो उसे चार्ली को शामिल होने से रोकने के लिए कुछ तरकीबें दिखाएगा। सोफिया ने पहले कभी किसी दोस्त से ऐसी बातें नहीं सुनी थीं और वो हैरान थी कि वो लड़का एक ही दिन में बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। अब जो स्टूडेंट्स पहले चार्ली से डरते थे वे हेनरी की जीत का जोर जोर से जश्न मना सकते थे, क्योंकि उसने इस परेशान करने वाले लड़के को पहली बार सबक सिखाया था। अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ हेनरी ही कमजोरी की वजह से सोफिया की मौत के लिए जिम्मेदार था, इसलिए अब जब उसे दूसरा मौका मिला है तो वो अलग तरह से काम करने का इरादा रखता है। फिर एक पुराने कबीले के एक मॉन्स्टर ने बिना किसी वार्निंग के एकेडमी पर हमला कर दिया, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरान रह गए। मॉन्स्टर कमज़ोर था, लेकिन उसके खिलाफ भी स्टूडेंट्स अपनी बुरी किस्मत से बचने के लिए अपनी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाए। टीचर्स ने स्टूडेंट्स को भागने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन मॉन्स्टर पहले से ही उन पर तेज़ नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जी वाला एक जादुई प्रोजेक्टाइल फेंकने की तैयारी कर रहा था। और फिर कुछ भयानक हुआ। गोली भीड़ में लगी, जहां से बदकिस्मत स्टूडेंट्स की कटी फटी लाशें चारों तरफ उड़ गईं। हेनरी अपनी जिंदगी में वो भयानक दिन कभी नहीं भूलेगा जब उसने बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ भागने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने खुद को शेल क्रेटर पर पाया उसने अचानक कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। सड़क के ठीक बीच में उसने सोफिया की खून से लथपथ बॉडी देखी जो मॉन्स्टर्स के हमले में मर गई थी, और वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अपनी सबसे करीबी लड़की की मौत देखकर उस जवान लड़के के दर्द का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, और वो बस खड़ा होकर अपनी भयानक किस्मत को मान सकता था। इस बीच एकेडमी की बिल्डिंग चल रही थी और मॉन्स्टर्स अपने हमले जारी रखे हुए थे, बिना किसी विरोध के बेरहमी से सभी को खत्म कर रहे थे। अतीत का वो भयानक मंजर अभी भी हेनरी की आंखों के सामने खड़ा था, लेकिन अब उसे एक अलग ताकत महसूस हो रही थी और वो अपनी किस्मत को मानने को तैयार नहीं था। अपनी नई जिंदगी में वो मॉन्स्टर्स को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, अपनी किस्मत और उस दिन मरने वाले सभी लोगों की जिंदगी को फिर से लिखना चाहता था। सच, उसके सभी अच्छे इरादों पर टीचर ने पानी फेर दिया, जिसने एक सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा बोल्ड बर्ताव पर ध्यान दिया। उसने कहा कि वो तुरंत सोफिया से अपना हाथ हटा ले, लेकिन उस लड़के ने जवाब दिया कि वे एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं और इसे छिपाने के लिए काफी करीब है। लेकिन मिशेल ने उन्हें सख्ती से देखा और सोफिया से पर्सनल प्रोटेक्शन का वादा किया अगर उसने इसकी जरूरत का इशारा भी किया। हालांकि लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे ऐसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त की हर बात से सहमत थी। ये उसकी बहुत हिम्मत की बात थी और स्टूडेंट्स ने पहली बार उस सीधी साधी लड़की को इस तरह देखा, ये महसूस करते हुए कि वो बिना किसी को बताए बड़ी हो गई है। लेकिन किसी वजह से वो अंदर ही अंदर जानती थी कि हेनरी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक दिखावा हो सकता है, क्योंकि कोई भी उसके असली विचारों को नहीं जानता था। अचानक एक स्टूडेंट ने जोर से कहा कि हेनरी बस उस बेचारी लड़की का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो इससे पर्सनली निपटना चाहता था। लेकिन हेनरी के चेहरे से ये साफ था कि अगर वो यहाँ से सही सलामत जाना चाहता है तो उसे दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि आज किस्मत बेवकूफ़ हेनरी के साथ थी, लेकिन उसका हमेशा का दुश्मन चार्ली पक्का था कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अपने खून से सने हाथ से पेन निकालते हुए उसने वादा किया कि हेनरी को अपनी दोस्त की स्कर्ट के पीछे छिपना होगा, लेकिन वे तब मिलेंगे जब वो आसपास नहीं होगी। फिर उसने कसम खाई कि जब तक सबको हेनरी का असली रंग ना दिख जाए और उसे एलीट अकादमी से ना निकाल दिया जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। पहले तो ये खोखली धमकियां लग सकती थीं, लेकिन जल्द ही चार्ली ने अपने गुंडे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया।
इसके लिए वो अकेडमी के सबसे मजबूत स्टूडेंट में से एक को ढूंढने निकला, जिसे बुरे बर्ताव की वजह से 1 साल के लिए रोक दिया गया था। उसे ढूंढने और अपनी कहानी बताने के बाद उसे जवाब में पता चला कि यह प्लान समय की बर्बादी है। हालांकि वो आदमी आसानी से ऐसा काम कर सकता था। सिर्फ विंसेंट उस आदमी का नाम यही था। हैरान था कि नाजुक सोफिया ने चार्ली को इतना नाराज कर दिया था कि वो उससे और उसकी दोस्त से बदला लेने के लिए तैयार था। लेकिन चार्ली ने लंबी बातचीत नहीं की। इसके बजाय उसने पैसों से भरा एक सूटकेस निकाला और वहीं और उसी समय उनके भविष्य के सौदे के लिए पैसे देने के लिए तैयार था। उसने हेनरी को मारने और सोफिया को पकड़ने के लिए विंसेंट को $500,000 देने का ऑफर दिया, जिससे वो आदमी सीरियस बात भी करना चाहता था। जवाब में विंसेंट ने कहा कि उसे इस ऑर्डर के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि स्टूडेंट ने कोई नुकसान नहीं किया था और उसे अपनी जमीर की कुर्बानी देनी होगी। पहली बार चार्ली ने उस बड़े आदमी को ज़मीर के बारे में बेवकूफ़ी भरी बातें करते सुना और सख्ती से पूछा कि वो इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितना चार्ज करेगा। बिना सोचे समझे विंसेंट ने 8 लाख मांगे, ये वादा करते हुए कि हेनरी गायब हो जाएगा और सोफिया चार्ली के पास रेंग कर आएगी घुटनों के बल। लेकिन फिर उसने अचानक कहा कि रात का सिर्फ पहला हिस्सा चार्ली को मिलेगा और दूसरा आधा हिस्सा उसे देना होगा। उसी समय ब्रेक के दौरान हेनरी एकेडमी के गार्डन में गया और आज क्लास में हुई घटना के बारे में सोचने लगा। पत्थर की बेंच पर लेटा हुआ उसे एक बार फिर यकीन हो गया कि ये दुनिया एक ही समय में बदसूरत और सुंदर है, खासकर ऐसे मौसम में। लेकिन अमर आत्मा ने उसे चेतावनी दी कि वो इतनी लापरवाही ना करे, क्योंकि चार्ली का गुस्सा बहुत तेज था और वो बहुत परेशानी खड़ी करेगा। शिक्षाओं के अनुसार झगड़ों से बचना चाहिए और हेनरी अभी इतना मजबूत नहीं था कि मजबूत दुश्मनों से लड़ सके। ये सुनकर वो आदमी तुरंत अपनी सीट से उछल पड़ा और कहा कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लड़कों के लिए भी खड़ा हुआ है। ये बचकाना लग सकता है, लेकिन हेनरी को भरोसा था कि उसके दोबारा जन्म के बाद चार्ली जैसे दुश्मन उसके लिए कोई खतरा नहीं रहेंगे। जवाब में आत्मा को याद आया कि कैसे एक बेवकूफ़ बंदर हमेशा परेशानी मोल लेता था और उसे एक अच्छा सबक सिखाना था। उस आदमी ने तुरंत मजाक किया, ये सोचकर कि उसने इस बंदर को कैसे सजा दी और हमेशा की तरह एक गंदा मजाक किया। लेकिन सच कहूँ तो दोबारा जन्म लेने के बाद हेनरी ने सच में अपना जादू खो दिया और उसका शरीर अब एक आम इंसान से बेहतर नहीं है। बेशक अमर आत्मा को उसे साधना की बेसिक बातें सिखानी थी, हालांकि आज की घटना के बाद वो सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। आखिरकार जब राक्षस फिर से धरती पर आएगा तो वो चार्ली और किसी भी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए सिर्फ हेनरी ही उसे रोक पाएगा। लेकिन वो आदमी इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहता था और उसे यकीन था कि वो अपनी स्किल्स आत्मा की सोच से कहीं ज्यादा तेजी से वापस पा लेगा। हालांकि अमर आत्मा की जानकारी के बिना वो आदमी सबसे ताकतवर टेक्निक में माहिर नहीं हो पाएगा और माना का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फिर हेनरी ने अचानक उसे टोका और जोर से वे जादुई शब्द चिल्लाए जो उसे अराजकता की कला दिखाने और छिपी हुई शक्तियों को जगाने वाले थे। अगले ही पल हवा का एक बवंडर उसके चारों ओर घूमने लगा और ये साफ नहीं था कि वो अपनी काबिलियत कैसे चालू कर पाया। ये साफ था कि वो लड़का प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना नहीं जानता था, लेकिन किसी वजह से उसने अचानक उसकी पुकार मान ली। उसने सच में धरती और हवा को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तत्व उसका इंतजार कर रहे थे कि वो उन्हें काम पर बुलाए। ये असर सिर्फ शुरुआती अराजकता की काबिलियत से ही होता था और ये पहली बार था जब अमर आत्मा ने ऐसा कुछ देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक आम नौजवान के हाथ में इतनी ताकत कैसे आ गई, जिसका हाल ही में एक नए शरीर में पुनर्जन्म हुआ था। इस बीच वो लड़का उसी पोज में बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपने आसपास की दुनिया में मिल गया है, एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद था। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली और बताया कि नींव बनाने का पहला स्टेज पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन आत्मा उसे देखकर अभी भी यकीन नहीं कर रही थी कि सिर्फ 10 मिनट में कोई लड़का डेवलपमेंट का पहला स्टेज पार कर गया है। भले ही वो ऐसा चमत्कार करने में कामयाब हो जाता, अमर आत्मा ने चेतावनी दी कि एक इंसान के शरीर से भी वो एलियंस को नहीं हरा पाएगा। इस मामले में बस वही करना बाकी था जो शुरू किया गया था और हेनरी एक बार फिर कुदरत की एनर्जी को बुलाकर अपनी ताकत वापस पाने की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए तैयार था। इसके तुरंत बाद एकेडमी के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर सभी स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ा बवंडर देखा, जैसे कोई फनल उनकी ओर बढ़ रहा हो। यहाँ तक कि आत्मा, जिसे अपने सिर के ऊपर बवंडर से कोई खतरा नहीं था, ये देखकर डर गई कि ये अजीब लड़का क्या कर रहा है। पता चला कि अमर आत्मा और उसकी एनर्जी की मदद से वो लड़का इतनी तेजी से अपनी शक्तियों को जगा रहा था कि आत्मा ने कहा कि वो तुरंत रुक जाए।
फिर उसने अपनी बाहें फैला दी, पहाड़ों और नदियों की एनर्जी को ताकत के लिए बुलाकर अपनी मैजिक स्लीव की काबिलियत को और बढ़ाने के लिए तैयार। हवा इतनी तेज चली कि उसने अमर आत्मा को भी उड़ा दिया। हालांकि उसका कोई फिजिकल शरीर नहीं था और वो सिर्फ एक इमेज थी। हालांकि बाकी सभी ने आसानी से आते हुए बवंडर को नोटिस कर लिया और जिमी उसे देखकर बहुत डर गया। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान खुद लोगों के सामने आए हों और आसमानी सजा देने के लिए तैयार हों, क्योंकि इसे और कुछ नहीं समझाया जा सकता था। एक समय पर जिमी को एहसास हुआ कि वो गलती से इतनी जोर से चिल्लाया था कि वो अकेडमी का सबसे डरपोक आदमी लग सकता था। और हालांकि बवंडर बहुत तेज था, फिर भी थोड़ा शांत होना जरूरी था, नहीं तो कल सबको पता चल जाता कि वो कितना डरपोक निकला। बड़े बवंडर के ठीक बीच में बनी परछाई को ध्यान से देखने पर सोफिया को अचानक एहसास हुआ कि ये उसे बहुत जानी पहचानी लग रही है। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये उसके दोस्त की परछाई थी जो फनल के बीच में हवा में लटक रही थी, और अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मिशेल ने भी आसमान में इस परछाई को देखा और हैरान रह गई कि इतने टैलेंट वाला स्टूडेंट इतने समय से उनकी अकेडमी में पढ़ रहा था। वो ये पता लगाने वाली थी कि उसके किस स्टूडेंट में इतनी ताकत है, लेकिन पहले उसे बस इस डरावनेपन से बचना था। बवंडर अकेडमी से दसियों किलोमीटर दूर शाही महल के पास की बस्ती से भी दिखाई दे रहा था। महल की बालकनी से इसे देखकर महारानी को एहसास हुआ कि सिर्फ साधना का सच्चा जीनियस ही इतनी विनाशकारी ताकत को कंट्रोल कर सकता है। थोड़े ही समय में हेनरी डेवलपमेंट के 3 मुश्किल स्टेजेस से गुजरा। सबसे पहले उसने अपना माना और सबसे खतरनाक मंत्र बनाए, फिर उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करना था, और इस स्टेज पर सारी जमा हुई जादुई शक्ति ने जल्द ही उसके शरीर को मजबूत कर दिया। तीसरा स्टेज हमेशा के लिए वापसी थी, जिसकी वजह से उसे पिछली गलतियां जल्दी याद आ गई और कुछ ही मिनटों में उसे जिंदगी भर का अनुभव मिल गया। लगभग 1 घंटे बाद हवा थम गई और कुछ देर के लिए अकेडमी के पास शांति और सुकून हो गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया था और हेनरी खुद भी उसी स्थिति में था जिसमें वो शुरू में था? लेकिन अब हवा के तत्व ने खुद उसे हवा में थाम रखा था, उसकी मर्जी मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि लड़का अपनी काबिलियत को समझने में इतना आगे बढ़ गया था कि जादू के सभी शुरुआती लेवल अब उसके लिए मौजूद थे। फिर आत्मा ने हैरानी से देखा कि लड़का खड़ा हुआ और अपनी सीखी हुई स्किल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए तैयार हो गया। और सच में उसने अचानक अपनी हथेली बढ़ाई और उसे पत्थर की बेंच की तरफ घुमाया, जहां उसने 1 घंटे पहले अपनी स्किल्स को ठीक करना शुरू किया था। बिना अपनी बाहों पर जोर डाले एक हल्के से झटके से उसने पत्थर की बेंच को छोटे छोटे पत्थरों के ढेर में बदल दिया जो चारों ओर बिखर गए। अब उसे पत्थरों को आसानी से तोड़ने और हार्ड अलॉय को एक नाजुक क्रिस्टल फूलदान की तरह तोड़ने के लिए बस एक हथेली की ज़रूरत थी। ये लड़के के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उसके पास फिर से वे काबिलियत आ गई थी जो उसने अपनी पहली जिंदगी में मुश्किल से हासिल की थी। फिर उसने अचानक अपनी कलाई घड़ी के डायल को ध्यान से देखा, जो ऐसी चीज़ के लिए थोड़ी अजीब लग रही थी। उस लड़के ने जल्दी से समझाया कि ये एक प्रोग्रेस वॉच थी जो उसके लेवल की ग्रोथ दिखाती थी, और सोफिया ने हाल ही में उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। हालांकि अगर अब उसे अकेडमी के जीनियस लोगों का सामना करना पड़ता तो उसे मिली ताकत काफ़ी नहीं होती। इसका मतलब था कि हॉल ऑफ हीरोइक सोल्स को याद करने का समय आ गया था। मॉन्स्टर्स के हमले के बाद से हॉल ने लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को सोखना शुरू कर दिया था, और हेनरी इस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन अगर हॉल सिर्फ अतीत की कहानियों वाला एक पवित्र अवशेष था, तो अमर आत्मा असली नहीं थी, बल्कि इस हॉल द्वारा बनाया गया एक भ्रम था, है ना? वो शायद सही था, लेकिन हेनरी ने उसे याद दिलाया कि अवशेष में अतीत के असली लोगों की आत्माएं थीं, और आत्मा तब प्रकट हुई जब उस आदमी को उसकी मदद की ज़रूरत थी। शायद अमर आत्मा मौत के बाद अधूरे कामों के कारण आराम नहीं कर सकी और हेनरी की मदद करके उसे पूरा करना चाहती थी। अचानक हेनरी की टीचर वहीं प्रकट हुई, जो उस भयानक तूफान के खत्म होते ही दौड़ कर आई थीं। जूलिया उनके साथ थी, और दोनों लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि 1 मिनट पहले सभी को डराने वाले भयानक एनर्जी उतार चढ़ाव इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए। फिर मिशेल ने सभी को दौड़ने और उस अविश्वसनीय स्टूडेंट को खोजने का आदेश दिया जो इन शक्तियों को बुलाने के लिए काफ़ी टैलेंटेड था। खुशकिस्मती से हेनरी की पुरानी कियोस टेक्निक मालिक की एनर्जी को छिपाने में कामयाब रही, और अब वो खुद को छिपाकर किसी का ध्यान नहीं खींच सकता था। दिन खत्म होने वाला था और अचानक आई एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बस उन लोगों की यादें बची थीं जिन्होंने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। आत्मा ने चेतावनी दी कि हेनरी की टीचर मिशेल, जो आज अकेडमी के पास पार्क में थी, सच में एक डरावनी आभा छोड़ रही थी। कोई इसे मिशेल की टीचर के तौर पर सख्ती की वजह से मान सकता है, लेकिन अमर आत्मा को लगा कि इसका कोई और कारण भी है। इस औरत का गुस्सा अपने अंदर कम से कम 1000 लोगों की जान लेने जैसा लग रहा था, और ये मुमकिन नहीं है कि ये काम टीचर में इतनी एनर्जी हो। रास्ते में हेनरी ने बात बदल दी। उन्हें बताया कि जब वो 6 साल का था तो उसे अक्सर दूसरे अनाथ बच्चे तंग करते थे, और उसे ये आज भी याद है। और फिर एक दिन भागने और बहुत देर तक भटकने के बाद वो लगभग मर ही गया था। लेकिन उसी समय सोफिया उसकी मदद के लिए आई और उसे अपने घर ले गई। अचानक हेनरी के घर के दरवाजे को देखकर, जिसके पास वे जा रहे थे, आत्मा को एहसास हुआ कि उसके पास बिन बुलाए मेहमान हैं। सच में सोफिया और जूलिया एंट्रेंस के पास खड़ी थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि वे एक साथ क्यों थीं और क्या बात कर रही थीं। खुशकिस्मती से इस समय तक उस आदमी की सुनने की शक्ति वापस आ गई थी, और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। पता चला कि जूलिया सोफिया को मना रही थी कि वो हेनरी को अपने से बेहतर ना समझे और अपने असली सच्चे प्यार को ना भूले।
जवाब में सोफिया ने उसे शांत रहने और अपने घर के ठीक बगल में शोर शराबा ना करने के लिए कहा, लेकिन वो इस बात पर जोर देती रही कि सच्चा प्यार लोगों की सोच से ज़्यादा ज़रूरी है, और उसे ये सुनकर दुख हुआ कि सोफिया ने हेनरी के कबूलनामे को कैसे मान लिया। लेकिन लड़की ने जूलिया को पहले ही इशारा कर दिया था कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, और झूठी उम्मीद ना देते हुए उसने सावधानी से उसका हाथ अपने गले से हटा लिया। इसके अलावा जूलिया डिसिप्लिनरी कमेटी की चेयर थी, और अगर उनके रिश्ते की डिटेल्स सामने आ गईं तो वो पक्का मुश्किल में पड़ जाएगी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत को किसी और तरह से नहीं समझा जा सकता था, और वे दोनों इन लड़कियों के बारे में जो कुछ भी गलती से जान गए थे उससे हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि सोफिया के लिए लड़ाई में हेनरी के दुश्मनों की लिस्ट में अब एक औरत का नाम भी शामिल हो गया था, क्योंकि जूलिया की बातों को किसी और तरह से नहीं समझा जा सकता था। आखिर में सोफिया ने जूलिया से और ज़्यादा कंट्रोल में रहने को कहा, क्योंकि हाल ही में उसका एक बॉयफ्रेंड बना था और उसकी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। बेशक ये दोनों लड़कियां एक साथ बहुत खूबसूरत लग रही थीं, और उस अमर आत्मा ने उस लड़के को इशारा किया कि दो दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा मज़ेदार होगा। लेकिन अभी वो लड़का मजाक करने के मूड में नहीं था, क्योंकि अपने पुनर्जन्म के पल से वो एक ऐसे कमरे में गया था जिसमें वो कई सालों से नहीं गया था। हेनरी के कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी यादों में था, यहाँ तक कि वो टेबल भी जो उसे और उसके पिता को फ्ली मार्केट में मिली थी अभी भी अपनी जगह पर थी। और सोफिया ने खुद अपने पिता से सबसे अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट में आने के बाद सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखा गेम कंसोल खरीदने की गुजारिश की थी, और बाद में वो कंसोल हेनरी को दे दिया था। फिर अपने बचपन के खिलौने उठाते हुए हेनरी को याद आया कि किसी वजह से उसकी माँ उसे कभी उन्हें फेंकने नहीं देती थी और उसे यादगार के तौर पर रखने के लिए कहती थी। उसी पल उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला और उसके माता पिता दरवाजे पर दिखाई दिए। तेजी से उनकी ओर मुड़ते हुए उसने उनके खुश चेहरे फिर से देखे, और उसे यकीन नहीं हुआ कि वो आखिरकार उनसे एक बार फिर मिल गया है। लेकिन इस बार वे खाली हाथ नहीं आए थे। उसके पिता के हाथों में एक बंडल था, और इस बंडल में उनकी सारी सेविंग्स थीं। उसके माता पिता जानते थे कि हेनरी हमेशा सोफिया की तरह फीस वाले कल्टीवेशन डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहता था, लेकिन उनके पास पहले कोर्स के लिए पैसे नहीं थे। वे ये पैसे सिर्फ अपनी सेविंग से ले सकते थे, जो वे लंबे समय से अपने पिता के ऑपरेशन के लिए अलग रख रहे थे, जिनका दिल जिंदगी भर खराब रहा था। पिछले जन्म में इस रकम से हेनरी को कल्टीवेटर फैकल्टी में एडमिशन मिला था, लेकिन उसके पिता ने बीमारी के बढ़ने की बात छिपाई और 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। पिता ने अचानक पिछले जन्म की तरह ही बातें करना शुरू कर दिया, अपने बेटे को यकीन दिलाते हुए कि वो ठीक है और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार हेनरी किसी भी हालत में पैसे लेने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने माता पिता से कहा कि वे इस बात को भूल जाए और बस उस पर भरोसा करें। उनकी बात सुने बिना ही वो आदमी जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगा, ये जानते हुए कि वे उसे ट्यूशन के पैसे लेने के लिए मनाने लगेंगे। अमर आत्मा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तुरंत अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया कि उसने पहला लेवल पूरा कर लिया है और उसे कल्टीवेटर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेनरी इस खबर से अपने माता पिता को शॉक नहीं देना चाहता था। अभी उसने अपने पिता के इलाज के लिए ज़रूरी रकम जल्दी से जुटाने का पक्का इरादा कर लिया था। आत्मा जानती थी कि इस आदमी को बस बार बार हार्ट अटैक आते थे और थोड़ी सी हीलिंग एलिक्सर उसकी मदद के लिए काफ़ी होगी। हालांकि आजकल एक टैलेंटेड एल्केमिस्ट बहुत कम मिलता है, ये कला भुला दी गई थी और दवाइयों की रेसिपी सिर्फ आखिरी बचे हुए मास्टर्स के पास ही रहती थी। बेशक खुद से ज्ञान पाना मुमकिन था, लेकिन किसी इंसान में इसे जगाने वाली सबसे कमज़ोर स्पिरिचुअल गोली भी बहुत महंगी पड़ती थी। इस समय अमर आत्मा को देखकर हेनरी को अचानक एहसास हुआ कि वो एल्केमी के बनाने वाले को खुद अपने सामने देख रहा था। लड़का खुशी से बोला कि उसके जैसे असिस्टेंट के साथ हेनरी जल्दी ही सारी सीक्रेट जानकारी पता लगा लेगा। लेकिन मदद करने के बजाय आत्मा को अचानक 2 चमकदार पुरुषों की मैगजीन मिली, जो इतने समय से हेनरी के बिस्तर के नीचे रखी हुई थी। आखिरी पल में उस आदमी ने जोर से उससे उन मैगजीन को ना खोलने के लिए कहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि उनके पन्नों पर कौन से इलस्ट्रेशन थे। लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने ये सारी मैगजीन खोली और हेनरी में ऐसी तस्वीरों से टीनेज वाली फीलिंग्स जगा दी। बदकिस्मती से उसी समय सोफिया उस लड़के के कमरे में घुसी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी पढ़ाई के लिए पैसे क्यों मना कर रहा था, लेकिन किसी सीरियस बातचीत के बजाय उसने अचानक हेनरी को अपनी पैंट नीचे किए हुए डर से उसे देखा। लड़की जल्दी से कॉरिडोर में भागी और जोर से दरवाजा पटक दिया और ऐसे गलत समय पर दखल देने के लिए माफी मांगी। बेशक उसने फिर भी उसके पीछे चिल्लाने की कोशिश की कि उसने सब कुछ गलत समझ लिया है, लेकिन ऐसा लगा कि समझाने में बहुत देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो लड़का सोफिया को अपने कमरे में वापस जाने के लिए मनाने में कामयाब रहा, ताकि वे सब कुछ बात कर सकें। लड़की ने देखा कि उसकी दोस्त उसके सामने कितनी शर्मिंदा थी। हालांकि सोफिया को खुद इस बारे में थोड़ा अजीब लगा। ये सीन था, और उस समय अमर आत्मा नौजवानों को एक ऐसे आदमी की कहानी पढ़ रही थी जिसने एक पवित्र मंदिर से एक औरत के लिए जड़ों का एक जोड़ा चुराया था और उसे इसके लिए बहुत बुरी सज़ा मिली थी। उसने इस कहानी को इतने मज़े से दोबारा पढ़ा, ये पूरी तरह भूल गया कि नौजवान अभी उसकी बेवकूफ़ी भरी कहानियों के मूड में बिल्कुल नहीं थे। आखिर में लड़की ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और लड़के से कहा कि वो उसे वो सब कुछ बताए जो उसके पास उसके लिए है।
ये महसूस करते हुए कि कोई और मौका नहीं होगा, हेनरी ने ईमानदारी से माना कि उसे जूलिया से सोफिया के सामने उस कबूलनामे की उम्मीद नहीं थी जो उसने दरवाजे पर सुना था। लेकिन जाहिर है सोफिया ने जवाब दिया कि उस आदमी ने उसे बस गलत समझा था और सब कुछ बिल्कुल अलग था। ये देखकर कि हेनरी को उस पर यकीन नहीं हुआ, सोफिया ने गंभीर लहजे में कहा कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था और ना ही हो सकता है, क्योंकि उसे हमेशा से सिर्फ लड़के पसंद थे। और फिर धीरे से हेनरी का हाथ पकड़कर उसने कुछ दिन पहले पूरी क्लास के सामने कही गई हिम्मत वाली बातों के लिए उसे धन्यवाद दिया। ऐसा लग रहा था कि अब जाकर हेनरी को एहसास हुआ कि सोफिया को ऐसे कन्फेशन से कोई दिक्कत नहीं है और वो पब्लिक में शर्मिंदा हुए बिना ऑफिशियली उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। फिर उसने बात थोड़ी बदली, कहा कि चार्ली बहुत पहले ही एक अच्छी पिटाई का हकदार था और वो खुश थी कि उस दिन उसे बुरी तरह पिटाई मिली। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने लंबे समय से चल रही प्रॉब्लम का इतना आसान सल्यूशन उसे पहले कभी क्यों नहीं सूझा। अब से वो हेनरी को अपना बॉयफ्रेंड मानना चाहती थी। अब खुद से फालतू सवाल नहीं पूछना चाहती थी, बल्कि बस जीना चाहती थी और फैकल्टी में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। पुरानी कहानियों का कलेक्शन पढ़ना जारी रखना चाहती थी। अमर आत्मा को अचानक अपने बारे में एक कहानी मिली और उसे एहसास हुआ कि लोगों ने बहुत बकवास बातें बनाई हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बेवकूफ़ी भरी कहानियां कौन बना सकता है जो उसकी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं और बस हो ही नहीं सकती। युवा लोग उसकी बात ना सुनते हुए अतीत की मज़ेदार घटनाओं पर बात करते रहे, जब वे बच्चों की तरह बिहेव करते थे और ये कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक समय पर लड़की हेनरी के बारे में भी परेशान हो गई, क्योंकि वो मज़ेदार यादों में इतना खो गया था कि वो एक असली साइको जैसा दिखने लगा था। और उसने बिना हार माने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया कि उसके भी ऐसे पल आते हैं और अगर सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है तो उसे उसकी बेवकूफ़ी की आदत डालनी होगी। फिर उसने गंभीरता से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। वो कसम खाने के लिए तैयार था जो उसे सोफिया को उसके पहले जन्म में ही बता देनी चाहिए थी। उसने उससे वादा किया कि वो उससे कभी शर्मिंदा नहीं होगी। सोफिया को दूसरों के सामने शर्माना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके उलट उसे उस पर गर्व होगा। ये महसूस करते हुए कि वो हेनरी के कमरे में बहुत देर तक रुकी थी, लड़की जल्दी से अपने कमरे में गई, क्योंकि अगली सुबह उसे स्कूल के लिए जल्दी उठना था। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने थोड़ी देर सोचा कि क्या उसने हेनरी को पूरा सच बताकर और उसकी बात को दिल से लगाकर सही किया है। फिर उसे मुस्कुराते हुए एहसास हुआ कि इतने समय से वो फालतू के विचारों के बारे में बेकार में चिंता कर रही थी और ये थोड़ा बुरा लगा कि उसे ये अब जाकर एहसास हुआ। फिर उसने हल्के से अपने गालों पर थपथपाया ताकि वो होश में आ सके और उस सपनों की दुनिया से असलियत में लौट सके जिसे उसने खुद बनाया था। लेकिन हेनरी फिर भी शांत नहीं हो पा रहा था, इसलिए अपने गालों पर हल्के से थप्पड़ मारने के बजाय उसने खुद को मुक्का मारा और ये साफ नहीं था कि वो क्या करे। वो मुक्के से ज़मीन पर भी गिर गया, लेकिन मुस्कुराते हुए उसे एहसास हुआ कि यही एक तरीका था जिससे वो आखिरकार शांत हो सकता था और होश में आ सकता था। फिर अमर आत्मा की तरफ तेजी से मुड़कर लड़का जोर से चिल्लाया कि कल उसे उसके साथ एक खास जगह चलना होगा। ये साफ नहीं था कि वो लड़का क्या प्लान कर रहा था, लेकिन किसी वजह से हेनरी ने तय किया कि वो जल्दी से अमीर बनना चाहता है ताकि एक दिन वो बस जिंदगी का मजा ले सके और कुछ ना करे। हालांकि ये लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था और अगले दिन उसे एक ज़रूरी काम करना था। पता चला कि वो खुद उस अमृत फार्मेसी में आना चाहता था जिसे एक मशहूर परिवार चलाता था, क्योंकि सिर्फ वहीं उसे दवा के लिए ज़रूरी पौधा मिल सकता था। वो लड़का कीमिया के फाउंडर से मिली मदद से खुश था, लेकिन अमर आत्मा खुद इस बात से खुश नहीं थी कि उसने उसके टैलेंट से फ़ायदा उठाने का फैसला किया। लेकिन गार्ड ने उस आदमी को दूर से देखकर चेतावनी दी कि ये एक रसूखदान परिवार की जगह है और आम लोगों का यहाँ आना सख्त बना है। घड़ी की मदद से उस आदमी ने तुरंत गार्ड का लेवल पता कर लिया। उसे एहसास हुआ कि वो उससे आसानी से निपट सकता था। अचानक वो हेनरी के पास गया और चेतावनी दी कि यहाँ से जाने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसने उस आदमी का कॉलर इतनी तेजी से पकड़ा कि आसपास के सभी लोग लड़ाई देखने के लिए तैयार हो गए और ये तमाशा देखना चाहते थे। शायद अपनी पिछली जिंदगी में हेनरी ने इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त कर लिया होता, लेकिन इस बार वो साबित कर देगा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। और बस एक सेकंड बाद एक चालाकी से उसने गार्ड को ऐसे फेंका कि वो हवा में उड़ गया और नीचे गिर गया। लेकिन जब गार्ड हवा में था तब भी वो आदमी नहीं रुका और अपनी चाल पूरी करने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को फार्मेसी पार्किंग लॉट के डामर पर इतनी जोर से पटका कि गार्ड का शरीर उसमें से निकल गया और छोटे छोटे पत्थर इधर उधर उड़ गए। आने जाने वाले लोग जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, वे समझ नहीं पाए कि उस आदमी ने बिना जादू के चौथे लेवल के गार्ड को कैसे हरा दिया। बेशक लड़की उस जवान आदमी को शांति से नहीं देख सकती थी जो उसने अपनी जिंदगी में देखे सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर था। हारे हुए गार्ड को देखकर उस आदमी को उम्मीद थी कि अब ये बेवकूफ उसे रोकेगा नहीं और उसे आवारा की तरह बाहर नहीं फेंकेगा। जल्दी से खड़ा होकर गार्ड ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और हेनरी को उसे खत्म ना करने और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। जल्द ही उसने खुद को उसी फार्मेसी के अंदर पाया जहां जादुई अमृत और उन्हें बनाने के लिए पौधे बेचे जाते थे। हर तरफ से बेचने वाले चिल्ला रहे थे, ये भरोसा दिलाते हुए कि उनकी दवा सबसे अच्छी क्वालिटी की है और इतनी कम कीमत कहीं और नहीं मिल सकती। हालांकि अपने अनुभव से आत्मा समझ गई थी कि ये सभी सामान खराब क्वालिटी के हैं और पहले वो अपनी दवा के लिए इन्हें कभी नहीं खरीदता।
और हेनरी को वो पौधा पहले ही मिल गया था जिससे वो अमृत तैयार कर सकता था और अपने पिता को जल्द से जल्द ठीक कर सकता था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बेचने वाले ने प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि अमृत लगभग 30% ठीक होने की गारंटी देता है और आत्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर गर्व कैसे कर सकता है। और उस आदमी ने लड़के को भरोसा दिलाया कि अगर वो अभी रयोम खरीदता है और किसी कीमियागर को ढूंढता है तो तैयार दवा की कीमत उसकी कीमत से ज्यादा होगी। ये शर्म की बात थी कि ये लोग सामान की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन अभी हेनरी के पास कोई चारा नहीं था। आखिर में वो आदमी सामान लेने के लिए मान गया और बेचने वाला खुश था कि वो आज एक अच्छी डील करने में कामयाब रहा। बेशक बेचने वाले ने उस आदमी की पसंद के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया, लेकिन हेनरी ने कहा कि वो पैसे घर पर भूल गया है और कल सुबह लाएगा। हाँ, उस आदमी को साफ तौर पर ऐसे मजाक पसंद नहीं थे और उसने चेतावनी दी कि पेमेंट ना करने पर हेनरी को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ये महसूस करते हुए कि हेनरी रयोम नहीं छोड़ रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है, वो कमरे में इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी चीख बड़ी फार्मेसी के दूसरे छोर तक सुनी जा सकती थी। एक आदमी जो ऐसी समस्याओं को जल्दी से हल करना जानता था, उसने तुरंत आवाज उठाई और अब उसने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने कानून तोड़ने की हिम्मत की थी। ये आदमी राल्फ उन पिल्लों से ज्यादा किसी चीज से नफरत नहीं करता था जो परेशान करने वाले होते थे और बिना एक पैसा दिए सामान समाना चाहते थे। रिस्ट वॉच ने तुरंत हेनरी को बताया कि उसका सामना एक ऐसे गंभीर दुश्मन से हो रहा है जिसका लेवल अकेडमी के किसी भी स्टूडेंट से कहीं ज्यादा था। लेकिन बेचने वाले ने जोर दिया कि लड़का रयोम वाला बॉक्स ले ले और सामान के लिए पेमेंट किए बिना फार्मेसी से चला जाए। लेकिन हेनरी भागा नहीं, उसने राल्फ की आंखों में देखकर चैलेंज किया और कहा कि उसके जैसा फाइटर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो आदमी एक बेचारे लेवल 18 फाइटर से बात नहीं करना चाहता था और उसने परिवार के हेड को सीरियस बातचीत के लिए यहाँ बुलाने का ऑर्डर दिया। इन बातों से पोषण बेचने वाला लगभग दीवार पर चढ़ गया क्योंकि उसने पहली बार उस जवान आदमी से इतनी बोल्ड बातें सुनी थी। लेकिन राल्फ ऐसे नए लोगों से मिल चुका था और उसने जवाब दिया कि हेनरी का स्टेटस उसे मालिक से मिलने की इजाजत नहीं देता, इसलिए उन्हें बातचीत जारी रखनी होगी। लेकिन उस आदमी ने अपने पत्ते खोले और कहा कि वो शहर का दूसरा सबसे अच्छा एल्केमिस्ट है और उनके कबीले के मास्टर के अलावा उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। एक पल के लिए फार्मेसी में एक ठहराव आ गया और सब लोग ये समझने की कोशिश करने लगे कि वो आदमी मजाक कर रहा है या सच। लेकिन एक सेकंड बाद सब लोग जोर से हंस पड़े क्योंकि ये बदमाश खुद को शहर का सबसे अच्छा एल्केमिस्ट समझ रहा था, हालांकि वो ड्रॉप आउट जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि बेचने वाले ने, जिसे एल्केमी की बारीकियां नहीं पता थीं, उसे याद दिलाया कि ऐसी बातें कहने के लिए कल्टिवेटर होना जरूरी है और उस आदमी के पास पोषण के लिए भी पैसे नहीं थे। आखिरकार मास्टर के लेवल पर पहुंचने के बाद ही आप इस फार्मेसी में बिकने वाले पोषण को पूरी तरह से बना सकते हैं। राल्फ ने हेनरी को एक कम दिमाग वाला स्टूडेंट भी समझा जो उनके जादुई फार्मेसी के नेटवर्क के हेड फार्मासिस्ट्स के साथ मुकाबला करने के लिए एल्केमी को जानने में काबिल नहीं था। लेकिन आंखें हमेशा सच नहीं देखती और राल्फ को बुरा भला कहने से पहले ये याद रखना चाहिए था। अपनी बातों को सच में साबित करने के लिए वो आदमी इस पौधे का इस्तेमाल करने, एक दवा बनाने और कीमिया के मास्टर की ताकत दिखाने के लिए तैयार था। अब बड़ा दांव खेलने का समय था और अमर आत्मा की मदद से कीमिया के फाउंडर हेनरी आंखों में गुस्से के साथ अपना वादा पूरा करना चाहता था। आज के कीमियागर किसी वजह से मिट्टी के बर्तन बनाने वाली भट्टी और एक आम आध्यात्मिक आग का इस्तेमाल करते थे, ये बनाने की कोशिश करते हुए कि आत्मा इन आसान औजारों के बिना क्या कर सकती है। आखिरकार आसमान ही वो आग थी जो पौधे को एनर्जी देती थी और धरती चूल्हे का काम करती थी जहां जादुई दवा बनाई जाती थी। फिर वो पौधा जो बस एक सेकंड पहले एक रायोम था, एक चमकदार सफेद रोशनी से चमक उठा और ये साफ हो गया कि वो आदमी इतने समय से मजाक नहीं कर रहा था। एक समय तो राल्फ को ये भी लगा कि फार्मेसी में धमाका होने वाला है। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं थी और हेनरी अपनी एनर्जी के साथ साथ अपने वफादार असिस्टेंट से मिले एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता रहा। एक समय पर उस आदमी को देखकर सेलर को एहसास हुआ कि उसके हाथों में एक मैजिक कोर आ गया है, जिसका मतलब था कि वो आदमी सच में मास्टर था। उसने ये पहली बार किया था और वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राल्फ को ये मानना पड़ा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का सबसे एक्सपीरियंस्ड मेज भी वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता जो हेनरी ने अभी किया था। फिर उस आदमी का हाथ पकड़कर उसने कहा कि ये एक बेकार ट्रिक थी, क्योंकि उस युवा अंडर अचीवर ने जो दिखाया था वो पूरे इतिहास में किसी भी मजिशियन ने कभी नहीं किया था। जवाब में हेनरी ने उसे एक बॉल के रूप में मैजिक का एक थक्का दिया जिसकी कीमत अब 2 मिलियन से कम नहीं थी और इस पर यकीन न करना पहले से ही नामुमकिन था। फिर हेनरी ने कहा कि वो जानता है कि इस फार्मेसी के पोषण का असर कितनी जल्दी कम हो जाता है और ये साफ हो गया कि वो कोई आम स्टूडेंट नहीं था और सिर्फ ऐसा दिखना चाहता था। उस आदमी ने बताया कि उनका खाना पकाने का तरीका गलत था और फिर उसने प्रोसेस की सबसे ज़रूरी बातें संक्षेप में बताईं। सलाह सुनकर वो आदमी खुश हुआ कि उस जवान आदमी ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, क्योंकि अब उसे पता था कि काम कैसे ठीक करना है ताकि एलिक्सर अपनी प्रॉपर्टीज़ ना खोएं। हेनरी को उम्मीद थी कि अब राल्फ उस पर यकीन करेगा और ये सबूत फार्मेसी के मालिक के साथ मीटिंग करने के लिए काफ़ी होगा। बेशक हर कोई उस आदमी से सहमत था और राल्फ ने अपनी गलती मान ली और हेनरी सच में सिर्फ उनके लीडर से बात करने के लायक था। राल्फ के ग्रुप को किसी भी कीमत पर उस आदमी से कांटेक्ट बनाना था, इसलिए वो निश्चित रूप से किसी बिना पेमेंट की खरीदारी पर झगड़ा नहीं करेगा। अपने असिस्टेंट की ओर तेजी से मुड़कर उसने ऑर्डर दिया कि जिस आदमी से ये जवान आदमी मिलने का इंतजार कर रहा था उसे तुरंत लाया जाए।
बाद में पता चला कि किसी को ढूंढने और भागने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सही आदमी पहले से ही फार्मेसी की जगह पर था। पता चला कि वो एक जवान लड़की थी जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और पहले से ही समझ गई थी कि उसे किससे डील करना है। राल्फ ने कुछ मिनट पहले हेनरी की बेइज्जती के लिए तुरंत उससे माफी मांगी, जिसका उसे अब पछतावा था। लेकिन कैथरीन, जैसा कि इस लड़की को कहा जाता था, के लिए अब ज्यादा जरूरी था उसकी जिंदगी के सबसे ताकतवर जादूगरों में से एक से बात करना। जब वो पास आई तो कलाई घड़ी ने तुरंत बताया कि लड़की की लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आखिर में वो लड़की जो शहर के काले बाजार चलाती थी और हेनरी उसे उसकी पिछली जिंदगी से जानता था, दिखाई दी। वो समझ गया था कि उनकी मुलाकात का क्या नतीजा होगा और उसे उस ऑफर के बारे में भी अच्छी तरह पता था जो उसने उसके लिए तैयार किया था। हेनरी ने खुद को मैजिक अकेडमी का एक सीधा साधा स्टूडेंट बताया, लेकिन ये भी कहा कि उसका एल्केमी मास्टर इतना डिमांडिंग था कि वो अपने मेंटर का नाम बताने को तैयार नहीं था। कैथरीन को उस लड़के से ऐसी घमंडी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी, जो ना सिर्फ बेचने वालों के साथ बल्कि दूसरों के साथ भी घमंडी बर्ताव करता था। उसके साथ भी ऐसा ही था। हेनरी के बर्ताव से उसकी पूरी शान दिख रही थी, लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद ये माफ करने लायक था कि वो थोड़ा कैरेक्टर दिखाए। बाहर से ये एक घमंडी टीनेजर की बातें लग रही थी, लेकिन सेलर ने तुरंत उस जवान लड़के के कॉन्फिडेंस को नोटिस किया। रोल बदल गए लग रहे थे, क्योंकि राल्फ को अपनी मिस्ट्रेस को स्टूडेंट पर मुक्कों से हमला करने से रोकना था। अगर आप हेनरी को बताते कि पिछले जन्म में उसकी पेट्रन एक एम्प्रेस थी तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्हें बाद में समय आने पर पता चलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हेनरी पहले ही एक्शन में अपनी स्किल साबित कर चुका था और कैथरीन ने आज की घटना के लिए फिर से माफ़ी मांग ली थी। हालांकि सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं था, क्योंकि सुधार करने के लिए कैथरीन को कुछ बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत थी। इसके बाद उस आदमी ने रियोम से बनी एक मैजिक बॉल आगे बढ़ाई और उससे पौधे की कीमत उसके बजाय देने को कहा। राल्फ को भी ऐसी गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी और अब दूसरे गार्ड्स को उसे रोकना पड़ा, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था जब लोग उस औरत की मेहरबानी का फ़ायदा उठाते थे। हालांकि लड़की हेनरी के बजाय खुद पौधे के पैसे देने को तैयार थी और रियोम बेचने वाला खुश था कि वो आज खाली हाथ नहीं जाएगा। बेशक वो हमेशा अच्छे अल्केमिस्ट को देखकर खुश होती थी, क्योंकि उसने हाल ही में अपने पिता का बिजनेस संभाला था और इस जवान आदमी को डील देने के लिए तैयार थी। वो कभी कभी उनकी फार्मेसी के लिए अमृत बनाने के लिए कहती थी और बदले में मार्केट प्राइस से दुगना बोनस देने का वादा करती थी। लड़का आसानी से मान गया। हालांकि अमर आत्मा को ये गंदा पैसा कमाने के लिए अपना एल्केमिक टैलेंट खर्च करने की आदत नहीं थी। रजामंदी दे दी गई और कैथरीन ने इस युवा टैलेंट के साथ उनके रिश्ते और कनेक्शन को पक्का करने के लिए गोल्डन कार्ड दिया। कार्ड पर 10 मिलियन थे और लड़की ने कहा कि यह हेनरी को जान पहचान के निशानी के तौर पर उसका छोटा सा गिफ्ट था। और हालांकि आत्मा ने तुरंत उसे उस अजीब डील से रोकना शुरू कर दिया, हेनरी ने पहले ही तय कर लिया था कि ऐसे ऑफर को मना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसने अपने असिस्टेंट को ये कहकर भरोसा दिलाया कि उसका प्लान कैथरीन की सोच से कहीं ज़्यादा चालाक था। अचानक लड़की ने माफ़ी मांगी, ये कहते हुए कि हेनरी जैसे ज्ञानी को शायद ही पैसों की ज़रूरत होती है, और उसने गोल्ड कार्ड उसकी जेब में रख दिया। लेकिन अगले ही पल हेनरी ने चालाकी से उसका गोल्ड कार्ड पकड़ लिया और कहा कि वो विनम्रता से गिफ्ट ले लेगा, मना करके अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता था। हाँ, ये उस लड़के की एक चालाक चाल थी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उस लड़के की पकड़ सच में तारीफ के काबिल थी। क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था, राल्फ खुशी खुशी उस नए तरीके को आजमाने के लिए दौड़ा जिसके बारे में उस युवा स्टूडेंट ने उसे बताया था। हेनरी बस ये कहना भूल गया कि ये तरीका असरदार है, लेकिन उस व्यक्ति को ये चाल चलने के 5 दिन बाद तक उल्टी जैसा महसूस होगा। बेशक उसने सिर्फ कार्ड नहीं लिया और शुक्रिया अदा करने के लिए उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक छोटी सी चाल दिखाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल अमृत बनाने के लिए उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वे फार्मेसी के ऊपर हवा में उड़ गईं। ये देखकर कैथरीन को समझ नहीं आया कि उस युवा मास्टर को इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों थी और वो उनका क्या करने वाला था। सिर्फ आत्मा ने अंदाज़ा लगाया कि वो आदमी सच में उन जादुई गोलियों को बनाने का प्लान बना रहा था जिनकी रेसिपी पर उन्होंने हाल ही में हेनरी के कमरे में बात की थी। सच तो ये है कि अमर आत्मा को अपने वार्ड की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोई जल्दी नहीं थी, उसे याद दिलाते हुए कि इस तरीके का इस्तेमाल सिर्फ ऊंचे देवताओं की इजाज़त से ही किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उस आदमी ने बहुत पहले ही अपना फैसला कर लिया था और इस बार उसने आत्मा की बात नहीं मानी, बल्कि सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसने शुरू से ही प्लान किया था। 1 मिनट के अंदर इन चीज़ों को मिलाकर एक जादुई अमृत बनाने का काम पूरा हो गया और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने एक चमकदार गेंद दिखाई दी। इन उभरते हुए जादूगरों ने पहले कभी ऐसे अमृत नहीं देखे थे और उन्हें एहसास हुआ कि शहर में हेनरी ही अकेला ऐसा था जो ऐसा चमत्कार कर सकता था। कैथरीन के पिता, जो अपनी कीमिया की कला के लिए मशहूर थे, उनमें भी वो काबिलियत नहीं थी जो इस बहुत छोटे लड़के ने अभी अभी दिखाई थी। कई कंपनियां ऐसे अमृत के लिए लाखों देती हैं, लेकिन अब इस स्टूडेंट ने कैथरीन की फार्मेसी को लगभग मुफ्त में एक तोहफा दिया, उसके गोल्ड कार्ड को छोड़कर। अब वो कर्ज चुकाना चाहता था और तोहफे के तौर पर उसने उसे एक छोटी सी चमकीली गेंद में बंदी अमृत लेने का ऑफर दिया। इसके अलावा उस लड़के ने बताया कि कैथरीन की काबिलियत की कमी की वजह से उसकी आत्मा की सफाई धीरे धीरे हो रही थी और ये दवा इस प्रोसेस को तेज कर देगी। उसे ऐसे ज्ञानी से इससे कम की उम्मीद नहीं थी जो सिर्फ जवान दिखता था लेकिन उसमें ज़बरदस्त ताकत थी।
पहले तो वो तोहफा लेना भी नहीं चाहती थी, ये सोचकर कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे इतना बड़ा तोहफा मिल सके। लेकिन हेनरी ने उसकी बात पूरी सुने बिना अचानक उसके मुंह में एक गेंद डाल दी, जिसमें उसकी लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करने की ताकत थी। अब कैथरीन इससे बाहर नहीं निकल सकती थी और उसे गोली निगलनी पड़ी। हालांकि वो समझ गई थी वो अमृत उसके गोल्ड कार्ड के सारे पैसों से ज्यादा कीमती था। धीरे धीरे उसे अपने 3 आध्यात्मिक सिद्धांतों में सुधार महसूस होने लगा और उस आदमी ने उससे 3 दिनों में आत्मा शुद्धि के स्टेज पर जाने का वादा किया। अलविदा, हाथ हिलाकर और बाहर निकलने की तरफ बढ़ते हुए उसने चिल्लाकर कहा कि वो उसके लिए दूसरे शक्तिशाली अमृत बनाएगा, लेकिन मुफ्त में नहीं, और वो ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। उसी शाम हेनरी घर पर था और जादुई औषधियों की फार्मेसी में उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अब वो कैथरीन के साथ नए बिजनेस संबंधों से करीब से जुड़ा हुआ था, ये महसूस करते हुए कि उसके प्रभाव के बिना वो नहीं कर पाएगा जो वो दूसरी बार पैदा हुआ था। बेशक अमर आत्मा ने ये कहने का मौका नहीं छोड़ा कि उसे लड़की आकर्षक लगी और उसने लड़के को सलाह दी कि वो सिर्फ उसके साथ कुछ करने तक ही सीमित ना रहे। हालांकि हेनरी की योजनाएं सिर्फ उसे धीरे धीरे बहकाने की थीं, उसे झूठी उम्मीदें देने की, क्योंकि उसके बगल में पहले से ही एक और लड़की थी जिसे वो धोखा नहीं दे सकता था। अपनी पिछली जिंदगी से वो अच्छी तरह जानता था कि सभी लोग अपने कानों से प्यार करते हैं और किसी का भी दिल जीतने के लिए कुछ शब्द ही काफ़ी होते हैं। चार्ली और उसके पिता का सामना करने के लिए, जो निश्चित रूप से रास्ते में आएंगे, उसे एकेडमी में भंवर बनाने वाली पुरानी केओस आर्ट का इस्तेमाल करके कुछ सीरियस सपोर्ट पाने की ज़रूरत थी। उसने बहुत कुछ खोजा, लेकिन उसका मानना था कि उसे साधना का रास्ता जारी रखना होगा। फिर भी अमर आत्मा ने याद दिलाया कि केओस के बीच हेनरी की ऊपर उठने की स्पीड दूसरों की तुलना में बहुत तेज़ थी और निश्चित रूप से इस शहर के किसी भी जादूगर से तेज़ थी। इसके अलावा आज फार्मेसी में वीर आत्माओं के हॉल के खंभों ने बहुत से लोगों की भावनाओं को सोख लिया, खासकर जब गार्ड मौत के कगार पर था। बहुत जल्द ये खंभा भर जाएगा और फिर भगवान की एक और आत्मा को धरती पर बुलाया जाएगा। उसकी मदद से हेनरी ने खुद से शहर को अगले म्यूटेंट हमले से बचाने की कसम खाई। वो उस भयानक दिन को कभी नहीं भूलेगा जब वो डरे हुए लोगों की भीड़ में भागा था, उसमें अपने प्रियजनों को खोजने की कोशिश कर रहा था। उस बड़े राक्षस ने एक के बाद एक बिल्डिंग जला दी और अंदर मौजूद सभी बदकिस्मत लोग जिंदा जल गए। उसी समय वो लड़की जो उसे अपने दूसरे जन्म के बाद पहली बार मिली थी, अचानक उसके बगल में आ गई। वो जूलिया थी और उसने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया और उससे कहा कि उसे म्यूटेंट से अकेले नहीं लड़ना चाहिए। और हालांकि लड़की खुद भी डरी हुई थी, उसने ये नहीं दिखाया और कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश की। हालांकि हेनरी का बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका था और उसने अपने हाथों में एक लड़की का सिर कसकर पकड़ रखा था जो अपने आखिरी पल जी रही थी। लेकिन उसे ये सुनकर बहुत डर लगा जब उसने उसे ये कबूल करते सुना कि अगर हेनरी में असली जादुई काबिलियत होती तो कुछ भी नहीं बदलता। इसके अलावा उसने कहा कि वो जिंदगी भर बहुत नरम रहा है और इसीलिए वो ये जानलेवा लड़ाई हार गया। आखिर अगर उसे उनकी शादी के बाद राजगद्दी मिल भी जाती तो भी वो कुछ ठीक नहीं कर पाता और म्यूटेंट इन सभी बदकिस्मत लोगों को मार डालता। और अब लाशों के पहाड़ को देखकर वो आदमी बस यही दुआ कर रहा था कि सब कुछ ठीक कर दे और समय को पीछे कर दे। अचानक आंखें खोलते ही हेनरी को एहसास हुआ कि ये उसका अगला बुरा सपना था और पहले कुछ सेकंड तक तो उसे होश ही नहीं आया। बिस्तर पर अचानक उठते हुए उसे एहसास हुआ कि बुरे सपने बार बार आ रहे थे। हालांकि अमर आत्मा हमेशा की तरह किसी और बात को लेकर परेशान थी, लेकिन उसके अतीत का वही सपना उसकी याद में लौट आया और उसके पिछले जन्म ने उस आदमी को उसके दोबारा जन्म के बाद भी शांति नहीं दी। वे सभी तस्वीरें उसकी याद में छप गई थीं और अब बुरे सपने बन गए थे जो उसे परेशान करते थे। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उन शक्तिशाली कलाकृतियों की मदद से जो उसे इतनी आसानी से मिल गईं, वो न केवल अपनी बल्कि पूरी इंसानियत की किस्मत बदल सकता है। फिर उसने अचानक देखा कि वो कई मिनटों से दरवाजे के पीछे से चीखें सुन रहा था और अब उसे एहसास हुआ कि किसी को उसकी मदद की ज़रूरत है। जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर वो नीचे से आ रही चीखों की ओर सीढ़ियों से नीचे भागा। कमरे में घुसते ही वो समझना चाहता था कि यहाँ इतना शोर क्यों है और उसके परिवार के साथ क्या नई मुसीबत आ गई है। लेकिन दरवाजे पर ही उसकी माँ ने तुरंत हेनरी से दखल ना देने और अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहा। पता चला कि एक प्रभावशाली खानदान के कई लोग यहाँ बहुत समय से थे और उन्हें इस अजीब लूज़र को देखकर मज़ा आया, जिसने उन्हें रोकने का फैसला किया। उनके लीडर ने सोफिया को यकीन दिलाया कि उसके पिता पर उनके कबीले का इलाज के लिए लिया गया एक बड़ा पैसा बकाया है और अब उसे ब्याज के साथ कर्ज चुकाना होगा।
लेकिन डॉरथी को समझ नहीं आया कि 50,000 का कर्ज अचानक 2 लाख कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा ब्याज तो होता ही नहीं है। हालांकि लीडर ने पहले ही सही रकम बता दी थी, जिस पर वो बात नहीं करना चाहता था और बस कर्ज चुकाने का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब बच्चों से सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डॉरथी ने आखिर तक अपने अपनों से सब कुछ राज रखने की कोशिश की थी। एक लड़के ने चेतावनी दी कि कोई भी कर्ज से बच नहीं पाएगा, भले ही उस औरत की बेटी खेती के स्कूल में पढ़ती हो। अचानक बातचीत सुनकर हेनरी को एहसास हुआ कि उनका मेन बॉस दवा की दुकान वाला वो आदमी था जिसने हाल ही में हेनरी के सामने उससे माफ़ी मांगी थी। लेकिन लीडर को अभी इस बारे में पता नहीं था और उसने सोचा कि अगर मालिक अच्छे पैसे नहीं देना चाहते तो दुकान तोड़ना आसान होगा। लेकिन अगर सोफिया उनके साथ सिर्फ एक रात बिताने और उनकी अच्छी सेवा करने के लिए मान जाती तो वो उसके पिता का कर्ज चुकाने को तैयार लग रहा था। दूसरे लड़के तुरंत मान गए और लीडर धीरे धीरे सीधे उस डरी हुई बदकिस्मत लड़की की ओर बढ़ा। ऐसा लगता है कि ये लोग मौत चाहते थे, क्योंकि उन्होंने शहर के सबसे अच्छे आल्केमिस्ट के घर आकर हंगामा करने की हिम्मत की थी। ये महसूस करते हुए कि हेनरी सच में लड़ने के लिए बेचैन है, सोफिया ने तुरंत उसे रोक दिया और चेतावनी दी कि कुछ लड़के ताकतवर हैं और ये खतरनाक हो सकता है। गैंग का लीडर हेनरी को कीड़े की तरह कुचलने के लिए तैयार था और उसने चेतावनी दी कि इस मर्डर के लिए उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हेनरी के डरने की उम्मीद कम थी, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसे इस बेवकूफ़ से भी ज्यादा गंभीर दुश्मन मिल चुके थे। लेकिन लड़की उसके बारे में इतनी परेशान थी कि हेनरी ने अभी जल्दबाजी न करने और लड़ाई में न पड़ने का फैसला किया। उसे और ज्यादा कंट्रोल से काम लेने और इन गुंडों से छुटकारा पाने का कोई दूसरा तरीका खोजने की जरूरत थी। और फिर उनमें से मुखिया की ओर मुड़कर हेनरी ने पूछा कि उसके पिता ने उन पर कितना कर्ज चुकाया है। ये महसूस करते हुए कि बड़े आदमी को उस पर विश्वास नहीं है, हेनरी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो भागने वाला नहीं है और समस्या को हमेशा के लिए हल करने के लिए पैसे देने को तैयार है। लेकिन सिर्फ पैसे देने के बजाय उसने अचानक उस व्यक्ति को फ़ोन किया जो ऐसे मामलों को सुलझाने का आदी था। एक ज़रूरी मेहमान का फ़ोन देखकर राल्फ ने तुरंत सभी को चुप रहने का आदेश दिया और उसे शांति से फ़ोन पर बात करने दिया। हेनरी ने हाल ही में जो अमृत बनाने की विधि उसे दी थी, उसने दूसरों की तुलना में बेहतर काम किया और वो आदमी उसकी मदद के लिए उसका शुक्रगुजार था। लेकिन अब हेनरी को खुद मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि गुंडों की भीड़ उस पर हमला कर रही थी जो उसके परिवार से पैसे ऐंठ रहे थे। इसके अलावा मुखिया ने कहा कि अब उन पर 2 लाख नहीं बल्कि 4 लाख का कर्ज है, क्योंकि ब्याज हर मिनट बढ़ रहा था। ये बहुत ज़्यादा रकम सुनकर डॉरथी ने एतराज़ किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 50,000 उधार लिए थे, इतना इंटरेस्ट कहाँ से आया। लेकिन उस आदमी ने जोर दिया कि उन्हें ठीक उतना ही देना होगा जितना उसने कहा था, 1,000 कम नहीं। राल्फ लाइन के दूसरी तरफ से ये पूरी बातचीत सुन रहा था और उसने तुरंत गैंग लीडर की आवाज़ पहचान ली, जो साफ सुनी जा सकती थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए उसने उस आदमी से चिंता न करने को कहा और कहा कि वो इन लोगों को अच्छी तरह जानता है। फिर उसने तुरंत अपने लड़ाकों को अपने पीछे आने का ऑर्डर दिया। वो सीधे वहां जाने को तैयार था जहां लोकल गुंडे हंगामा कर रहे थे। और तो और उनका शिकार एक ऐसा आदमी था जिसके लिए राल्फ अब आधी रात को भी उठकर हेनरी जहां भी कहे वहां जाने को तैयार था। लेकिन डॉरथी समझ नहीं पा रही थी कि हेनरी किस दोस्त से बात कर रहा था और वो उसे इतने पैसे उधार देने के लिए क्यों राजी हो गया। हालांकि इससे लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुंडे जो सजा का इंतजार कर रहे थे और खुश थे कि हेनरी को जल्दी ही पैसे वाला आदमी मिल गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वो बाद में सोफिया को जबरदस्ती ले जाने वाला था, भले ही माँ और ये समझदार लड़का सारे कर्ज चुका दें। उसी समय राल्फ को बिठाकर एक काले रंग की कार उनके छोटे से स्टोर के पास आकर रुकी। वो इतने गार्ड्स लाया था कि उनकी कारें मुश्किल से उसके बगल वाली पार्किंग में आ पा रही थीं और ये साफ था कि राल्फ ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो जोर से स्टोर में गया और एक ही बार में मुड़कर देखा तो सबको एहसास हुआ कि इन लोगों को जल्दी ही पैसे नहीं बल्कि कुछ कम अच्छा लेकिन अच्छा देने के लिए मिलेगा। आखिर ये वही आदमी था जिससे वे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा डरते थे और जिसके साथ वे कभी नहीं उलझना चाहते थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने उस युवा स्टूडेंट को परेशान करने की हिम्मत की जिसका राल्फ पर बहुत कर्ज था और इसीलिए वे उसके निजी दुश्मन बन गए। उस कमीने की आंखों में सीधे देखते हुए राल्फ ने उसे रास्ते से हटने को कहा और बाद में उससे निपटने का वादा किया। बेशक उसने उस बदमाश का नाम सुना था, लेकिन अब उसे अपने नए युवा दोस्त की हालत की ज्यादा चिंता थी। हेनरी ने तुरंत उससे कहा कि वो उसे ना बताए और धीरे से बात करे, ताकि किसी को पता ना चले कि वो असल में कौन है। किस्मत से हेनरी और उसका परिवार ठीक थे, लेकिन वे लोग अभी भी अच्छी पिटाई के हकदार थे जो वो मांगना चाहता था। मुख्य बदमाश और उसके साथियों की ओर इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा कि कुछ ही मिनटों में इन सभी अजीब लोगों के हाथ तोड़ दिए जाएं। जवाब में राल्फ ने बस इस गैंग के मुख्य बेवकूफ को देखा और बिना देर किए उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए तैयार हो गया। बेशक उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश की, ये कहते हुए कि एक गलतफहमी हुई थी और वो सब कुछ समझा सकता है, लेकिन कुछ भी समझाने में बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी ने बस इतना कहा कि उसके माता पिता के स्टोर में कुछ भी ना तोड़ा जाए।
राल्फ ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक रहेगा, सिवाय उन लोगों के चेहरों के जो थोड़े घायल होंगे, और फिर उसने लीडर को इतनी जोर से जबड़े पर मारा कि वो लगभग बेहोश हो गया और दूर एक तरफ उड़ गया। उसके साथ आए 2 लोग भी सजा के लायक थे और राल्फ की पर्सनल सिक्योरिटी के एजेंट उनसे निपटने के लिए दौड़े। हाँ बेशक, सीन बुरा था, लेकिन डॉरेथी समझ गई थी कि इन लोगों ने बहुत नुकसान किया है और उन्हें वापस आने का कोई कारण नहीं दिया जा सकता। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस दिन से सब ठीक हो जाएगा और उन कमीनों में से कोई भी उसके अच्छे दोस्त की मां को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब सोफिया को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि हेनरी राल्फ जैसे असरदार आदमी के करीब कैसे पहुंच गया और उसकी मदद कैसे कर ली। जवाब में हेनरी ने जल्दी से एक कहानी गढ़ी कि वो और राल्फ इत्तेफाक से मिले थे और लगभग तुरंत दोस्त बन गए थे। हिंट समझकर राल्फ ने तुरंत उसकी बात पक्की कर दी और एक बार फिर उसे भरोसा दिलाया कि वो इन अजीब लोगों के झुंड को अपने अपनों की नसों पर चढ़ने नहीं देगा। लेकिन किसी भी हाल में उन्हें पीट पीट कर आधा मार डालना पहले ही बहुत ज्यादा था और बेचारी औरत को बहुत चिंता थी कि वे जिंदा बचेंगे या नहीं। उस आदमी ने तुरंत समझाया कि इन लोगों के लिए हाथ टूटना खरोच से बुरा नहीं था, क्योंकि वे इतनी बार लड़ चुके थे कि उन्हें बहुत पहले ही इसकी आदत हो गई थी। हालांकि उनके हाव भाव से ये साफ था कि इन लोगों को हर दिन ऐसी पिटाई नहीं मिलती थी और ये मुमकिन नहीं था कि उनमें से किसी को भी इससे कोई असली खुशी मिली हो। इसके बाद राल्फ ने पूछा कि वो अपने जवान दोस्त की और कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि 3 बदमाशों वाला मामला पूरी तरह से खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब वे कुछ मिनट पहले जितने हिम्मती नहीं थे और किसी ने भी हेनरी के बीमार पिता से 4 लाख की मांग नहीं की। मुश्किल से बोलते हुए पिटे हुए लीडर ने भरोसा दिलाया कि वे सारे कर्ज माफ कर देंगे, क्योंकि उसे हेनरी की उनके बॉस के साथ दोस्ती के बारे में नहीं पता था। उसकी बात सुनने के बाद हेनरी ने फिर भी ऑफर मान लिया और कहा कि उसे भी राल्फ के सबॉर्डिनेट को अपने दुश्मनों में देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये वही बड़ा आदमी था जो उसके परिवार को धमका रहा था, इसीलिए हेनरी अलविदा कहते हुए उससे कुछ प्यार भरे शब्द कहना चाहता था। उसके चेहरे से साफ था कि वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था और सिर्फ हाथ टूट जाना काफी नहीं होगा। मामला जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सीरियस था और धमकाने वाले ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि वो अब खतरनाक नहीं रहा और उसे और ज्यादा पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेनरी का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था और उसने बस उसे ये चेतावनी देकर अच्छी तरह डरा दिया कि उसकी मां की दुकान पर उनकी अगली विजिट उनकी जिंदगी की आखिरी वॉक होगी। और फिर उसने बस देखा कि तीनों लड़के जिंदा होने की खुशी में जितनी तेजी से भाग सकते थे बाहर निकलने की तरफ भागे। उस पल उसे याद आया कि उसने एक ऐसा इलाज तैयार किया है जिससे उसके पिता बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हेनरी ने बताया कि राल्फ ने दवा बनाने में मदद की थी जिसे लेने से उसके पिता तुरंत ठीक हो जाएंगे और अपनी बीमारी के बारे में भूल जाएंगे। उसने बताया कि उसे सामान खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा था, लेकिन उसने जल्द ही पूरा पैसा चुकाने का वादा किया। बेशक डॉरेथी बहुत खुश हुई और अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने हेनरी को लोन चुकाने में मदद करने का वादा किया और फिर उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि सोफिया उसे किसी खास तरह से देखने लगी है और उसकी गहरी नजर का कारण समझ नहीं पा रही है। और उसने अचानक माना कि हेनरी का लुक उसे अलग लग रहा था और उसे एहसास हुआ कि वो आदमी जल्दी ही मैच्योर और बड़ा हो गया था। जवाब में उसने एक और गंदा मजाक किया कि लड़की को यह भी एहसास नहीं था कि वो हाल के दिनों में कितना मैच्योर हो गया है। इसके तुरंत बाद हेनरी अपने कमरे में वापस आ गया, खुश था कि उसके पिता की बीमारी की समस्या हल हो गई थी। दवा अमर आत्मा की कीमिया का इस्तेमाल करके बनाई गई थी और लड़का समझ गया कि वो हमेशा सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं रह सकता। फिर वो तुरंत उस डायमेंशन में चला गया जहां हीरोइक सोल्स का हॉल था। ये देखना चाहता था कि दोनों सोल पिलर कैसे बदल गए हैं। पता चला कि उन तीनों के डर और लालच को सोखने के बाद पिलर और ज्यादा चमकने लगे, जिसका मतलब था कि अगली आत्मा का आना बस आने ही वाला था। लेकिन हेनरी की ताकत पहले ही सभी पहले सालों की कुल ताकत से ज्यादा हो गई थी और ये साफ नहीं था कि उसे दूसरे असिस्टेंट की जरूरत क्यों थी। हालांकि उसके असली दुश्मन जिनसे उसे जल्द ही लड़ना था इन सभी बच्चों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। आखिरकार ठीक 1 महीने बाद एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसकी पिछली जिंदगी और उसके कई प्रियजनों की जिंदगी का अंत कर देगी। स्प्रिंग्स का ब्लैक ड्रैगन पहले भी एक बार पृथ्वी पर आ चुका था और वो उन बुरे सपनों में से एक था जो अब भी उसके सपनों में उसे परेशान करता था। हेनरी को अच्छी तरह याद था कि वो भयानक लड़ाई कैसे हुई थी और लोगों और मॉन्स्टर्स के बीच मुख्य लड़ाई में कितनी जाने गई थी। उस दिन एलियंस जैसा ही एक बड़ा मॉन्स्टर अचानक लोगों की तरफ आ गया और आखिर तक बहादुरी से लड़ा। जबकि ड्रैगन ने उस बड़े मॉन्स्टर के शरीर को सांप की तरह पकड़ा हुआ था, दूसरे जादूगरों ने मुख्य एलियन की कमजोर जगह पर हमला करने का निशाना बनाया। मास्टर, जिसके पास पानी के तत्व पर अधिकार था, ने एक तेज लहर में एनर्जी का चार्ज बनाया ताकि मॉन्स्टर कम से कम कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए। मास्टर के चारों ओर एक भंवर घूम गया और पानी का पूरा ढेर उस बड़े मॉन्स्टर की ओर दौड़ा ताकि उसे उसके पैरों से गिरा सके। कुछ सेकंड बाद पानी की एक फनल उस बड़े मॉन्स्टर के चारों ओर बंद हो गई और वो तेजी से उसके बीच में डूब गया, जिससे सतह पर सिर्फ उसका एक बड़ा पंजा रह गया। ये उनका आखिरी मौका था और नीचे के जादूगरों ने लड़की से कहा कि वो अपना वार देर ना करे। ये महसूस करते हुए कि कोई और मौका नहीं होगा, जूलिया ने स्वर्ग से बिजली को एक दिव्य तलवार बनने और मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए बुलाया। पावर ने मॉन्स्टर पर एक ही बार में खतरनाक असर डाला और उसे न सिर्फ बेअसर करना था बल्कि हमेशा के लिए खत्म भी कर देना था। और फिर एक जोरदार दहाड़ हुई और जमीन के नीचे से पत्थर ऐसे उठे जैसे धरती के बीच से कुछ फट गया हो।
सबसे अच्छे जादूगरों के मिलकर किए गए हमले से भी कोई मदद नहीं मिली और उनमें से कोई भी एलियन के डिफेंस को तोड़ नहीं पाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर ने एक चाल चलने का फैसला किया है और मास्टर को देखकर उस पर खतरनाक ताकत की एक लहर छोड़ दी है। मास्टर बस देख सकता था कि मौत तेजी से पास आ रही थी और वो समझ गया था कि आज उसका अंत होने वाला है। उसके पास अब बचाव करने वाला जादू इस्तेमाल करने का समय नहीं था और अपनी जिंदगी के आखिरी सेकंड में उसे एहसास हुआ कि उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। जैसे ही लहर ने आदमी को छुआ, उसका शरीर तुरंत टुकड़ों में बट गया और ये साफ हो गया कि राक्षस उनकी सोच से ज्यादा ताकतवर था। हाँ, उसका जादू ग्रह को तबाह कर सकता था, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ा रहा, जैसे उसने अनुभवी मास्टर्स के हमले पर ध्यान ही न दिया हो। नीचे ये सभी छोटे लोग उस दानव को आम लोगों जैसे लग रहे थे, जिन्हें नहीं पता था कि असली विनाशकारी जादू क्या होता है। और फिर उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वो इतने लंबे समय तक अतीत के नज़ारों में डूबा नहीं रह सकता, क्योंकि वे उसकी चेतना को और अंदर खींच रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो मदद के लिए किसी दूसरी आत्मा को बुलाए तो 1 महीने में लड़ाई जीतने का कोई मौका मिलेगा या नहीं। शायद अमर आत्मा खुद उस दानव से निपटने का कोई और तरीका जानती हो और वो आदमी जल्द से जल्द इसके बारे में जानकर खुश होगा। आदत के मुताबिक आत्मा ने ग्रह के बनने के बारे में एक लंबी कहानी शुरू कर दी, लेकिन हेनरी ने गुस्से में उसे बीच में ही टोक दिया और सीधे मुद्दे पर आने को कहा। फिर आत्मा ने तुरंत कहानी सुनानी शुरू कर दी कि वो जीव कैसे पैदा हुआ, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर पिछली जन्म में हेनरी तक कैसे पहुंचा। बातचीत से उस आदमी को एहसास हुआ कि वो राक्षस पहले अलग था और स्वर्ग के राज्य से निकाले जाने के बाद बदला लेने के लिए गिरा हुआ फरिश्ता बन गया। अमर आत्मा ने उसे याद दिलाया कि जब राक्षस पैदा हुआ था तो वो कोई बदसूरत दानव नहीं था, बल्कि दूसरे दिव्य प्राणियों की तरह एक पवित्र आत्मा था। लेकिन निकाले जाने के बाद सभी राक्षस इस पहले के दिव्य प्राणी के शरीर से पैदा हुए और इसलिए उन्हें अजीब ताकत और हमेशा की जिंदगी मिली। उनकी नज़र में इंसान को तब तक सिर्फ एक कमतर प्रजाति माना जाता था, जब तक कि बहुत से लोगों में जादुई काबिलियत नहीं आ गई। इन एलियन से निपटने के सिर्फ 3 तरीके थे, जिनके बारे में हेनरी को अभी सीखना था। सबसे पहले आपको एक पवित्र चीज ढूंढनी होगी जो इन राक्षसों के शरीर को छेदने के लिए काफी मजबूत हो। दूसरी बात, हेनरी को अपने स्किल्स के साथ उनके अनुभव को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा महान दिव्य आत्माओं को बुलाना होगा। आखिर में हेनरी की लड़ने की ताकत 1000 रैंक तक पहुंचनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उसे जल्दी से ज्ञान का 9वां लेवल पाना होगा। लेकिन ये सब 1 महीने में करना नामुमकिन है, खासकर तब जब अकादमी के पीछा करने वाले उसे इसके लिए समय ही नहीं देंगे। हालांकि वो आदमी समझ गया था कि चार्ली और उसके लोगों से निपटना उस दानव से निपटने से ज्यादा आसान होगा और वो इसे जल्दी करने के लिए तैयार था। इसके अलावा उसकी शुरुआती अराजकता की टेक्निक हर दिन बेहतर होती गई और हर ट्रेनिंग सेशन के साथ इसका इस्तेमाल करने का उसका अनुभव बढ़ता गया। इसके अलावा इन लोगों की नेगेटिव भावनाएं आत्मा के स्तंभों के लिए बहुत अच्छे फ्यूल का काम करती थी, इसलिए वो चार्ली से मिलने का इंतजार कर रहा था। कमरे में पहुंचकर लड़का हमेशा की तरह ध्यान करने लगा और अमर आत्मा देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का किसका पुनर्जन्म है। आखिर उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी मानो वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उन दिव्य देवताओं में से कोई हो जिनकी पूजा खुद अमर आत्मा करती है। अगले दिन अकेडमी में सुबह की क्लासें थीं, लेकिन हेनरी का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। म्यूटेंट के हमले के बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मेडिटेशन से साधना बहुत धीमी है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए असली लड़ाइयों की ज़रूरत है। सोचते हुए कि वो किससे ऐसी लड़ाई कर सकता है, उसने अपने सामने किसी ऐसे को देखा जो खुद भी लड़ाई से मना नहीं करेगा। अभी हाल ही में जिमी को पता चला कि चार्ली ने हेनरी को ढूंढने और उसे मारने के लिए खतरनाक गुंडे को बहुत सारे पैसे दिए थे। कोई और शायद इस खबर से खुश नहीं होता, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो इसी का इंतजार कर रहा था। उसकी खुशी में शामिल ना होते हुए जिमी ने उसे याद दिलाया कि ये कोई मजाक नहीं था और लड़के पहले ही सोफिया का ध्यान भटकाने और हेनरी के साथ अकेले रहने के लिए इकट्ठा हो गए थे। अपने दोस्त का अजीब रिएक्शन ना समझते हुए जिमी फिर भी खुश था कि हेनरी ने इतनी आसानी से चैलेंज स्वीकार कर लिए और उनसे डरता नहीं था। वे इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि टीचर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने लड़कों की तरफ चौक का एक छोटा टुकड़ा फेंक दिया। चाक सीधे हेनरी के चेहरे पर लगा, क्योंकि स्टूडेंट का ध्यान उसकी बेकाबू बकबक से हटाने का कोई और तरीका नहीं था। इसके अलावा मिशेल ने उससे लेसन के टॉपिक के बारे में पहले ही एक सवाल पूछ लिया था और उसका साफ जवाब चाहती थी। चार्ली के दोस्तों ने तुरंत कुछ तीखे मजाक किए, ये कहते हुए कि क्लास के सबसे बड़े बेवकूफ़ की किस्मत फिर से खराब हो गई है। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब वो लड़का अचानक अपनी सीट से उछल पड़ा और टीचर के सवाल का पूरा जवाब दिया। वो पुराने साम्राज्यों का इतिहास बहुत अच्छी तरह जानता था, किताबों से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद अपने पुनर्जन्म से पहले उस समय में रहता था। और फिर अपना जवाब खत्म करने के बाद उसने अचानक टीचर से पूछा कि क्या वो उसे वे सभी बातें पता थीं जो उसने अभी बताई थीं। अपनी जिंदगी में पहली बार मिशेल को कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि स्टूडेंट की जानकारी सच में अनोखी थी।
हालांकि हेनरी को थ्योरी की ज़्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे इस बात में दिलचस्पी थी कि महारानी अभी कैसे रह रही हैं और क्या उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है। हाँ, इस आदमी ने आसानी से सब्जेक्ट्स का मतलब समझ लिया और इस लगातार बेवकूफ़ी भरे बर्ताव के लिए उसे माफ़ भी कर दिया गया। ये तय करते हुए कि यह हेनरी की शान का आखिरी पल था, चार्ली ने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उसके लड़के उसे बिगाड़ देंगे, क्योंकि उसने इसके लिए पहले ही अच्छी खासी रकम दे दी थी। ये अच्छी बात है कि हेनरी को हमले के बारे में पता था, क्योंकि ये ठीक वही गुंडों की भीड़ थी जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। उसी दिन थ्योरी के अलावा फिजिकल एजुकेशन की 2 जोड़ी क्लास भी थीं, जो आमतौर पर ताज़ी हवा में होती थीं। जूलिया, जो अभी क्लास लीड कर रही थी, ने सभी से कहा कि वे आराम से घूमें और एक्सरसाइज के दौरान घायल ना हो। लेकिन लड़की को ये समझ नहीं आ रहा था कि कल्टिवेटर्स को स्पोर्ट्स की ज़रूरत ही क्यों है और ये म्यूटेंट्स के खिलाफ लड़ाई में कैसे मदद कर सकता है। इस पॉइंट पर सोफिया ने अपने दोस्त को उनके साथ टेनिस खेलने के लिए इनवाइट किया, ताकि वो अकेले साइडलाइन पर ना बैठे। हालांकि उसकी दोस्त अब भी हेनरी को एक बुरा इंसान मानती थी और उसके गंदे प्लान के बारे में ये सारी अफवाहें सच थीं। और तो और उसने फिर से एक गंदा मजाक किया कि उसे साइडलाइन से 2 खूबसूरत लड़कियों को बॉल से खेलते हुए कितना पसंद है। ये महसूस करते हुए कि वो हिल नहीं सकता, स्टूडेंट्स ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया, खासकर जब मौसम बहुत अच्छा था। ये साफ था कि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने रैकेट पकड़े थे और बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस खेल के मास्टर हों। एक और शानदार स्ट्राइक करने के बाद सोफिया ने देखा कि उसका दोस्त फिर से उसे ब्लॉक करने में फेल हो गया। जिमी इस बात से खुश था कि उन्होंने कितनी आसानी से मुश्किल शॉट लगाए, लेकिन हेनरी बॉल को देखता रहा, टेनिस को नहीं। ये साफ नहीं था कि उसे इतना मजा क्यों आ रहा था, और जब बॉल कोर्ट के दूसरे छोर पर थी तब भी वो लड़कियों में से एक पर अपनी नज़र क्यों गड़ाए हुए था। बेशक उसके ऑब्जर्वेशन का मेन ऑब्जेक्ट सोफिया थी। वो इतने आराम से बिहेव कर रही थी जैसे उसने पूरी जिंदगी टेनिस खेला हो। हालांकि उसकी दोस्त क्लोई भी काफ़ी कॉन्फिडेंस से टेनिस खेलती थी और अपनी क्लासमेट के साथ अच्छी लग रही थी। ये महसूस करते हुए कि उसके दोस्त को स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिमी ने उससे कहा कि कम से कम लड़कियों को इतने ध्यान से ना देखे और फालतू का ध्यान अपनी ओर ना खींचे। लेकिन तभी उनकी क्लास में एक आदमी ने रुकावट डाली, जिसे दूसरे कॉम्पिटिशन पसंद थे और वो बिना नियमों के फाइट पसंद करता था। ये जॉन नाम का एक फ्रेशमैन था, जो यहाँ उस आदमी का चेहरा देखने आया था जिसने चार्ली पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। जॉन ने उसका कंधा पकड़ लिया, लेकिन हेनरी ने मुड़कर भी नहीं देखा और उससे कहा कि वो उसके गेम के मजे में दखल ना दे। जिमी ने तुरंत उसे एकेडमी के सबसे मजबूत क्लब के 3 लीडर्स में से एक के रूप में पहचान लिया, किसी भी स्टूडेंट के लिए एक मजबूत अपोनेंट। ये महसूस करते हुए कि उसे इस आदमी से और सख्ती से बात करनी होगी, जॉन ने उस बेंच को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया जहां हेनरी अभी बैठा था। हेनरी तुरंत समझ गया कि जॉन किसके लिए आया था और अब वो किस गोल के पीछे था, लेकिन क्योंकि वो आदमी मुसीबत ढूंढ रहा था, हेनरी उसे कुछ देने के लिए तैयार था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने एक दिलचस्प तमाशे से उसका ध्यान भटका दिया था। लड़कियों ने दूर से देखा कि स्टैंड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये झगड़ा किसने शुरू किया। हाँ, ये वही डाकू थे जिन्हें स्ट्रीट फाइट का जुनून था, और क्लोई समझ गई कि ये बहस कैसे खत्म होगी। ये साफ नहीं था कि लड़के खासतौर पर हेनरी के पीछे क्यों पड़े थे, और सोफिया ने तुरंत उसके पास जाकर खुद पता लगाने का फैसला किया। लेकिन तभी विंसेंट कोर्ट पर कूदा और तुरंत अपना बड़ा मुक्का उस पर मारा। क्लोई आखिरी इंसान थी जिससे उसे यहाँ इस जबरदस्त फाइटर देखने की उम्मीद थी, और उसने अपनी दोस्त को उससे दूर रहने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो बहुत अचानक आ गया और आखिरी पल में ही सोफिया थोड़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी इकट्ठा करके उसे रोक पाई। इतने सीधे वार से सोफिया एक तरफ उड़ गई और उसके हाथ के घाव से तुरंत खून बहने लगा। अकेडमी में अपने समय के दौरान सोफिया की ताकत पहले ही 8वें रैंक पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इतने मजबूत फाइटर से लड़ना बेकार था। ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट जो एक बड़े आदमी जैसा दिखता था, रैंकिंग में उससे 2 जगह ऊपर था और उसका पावर रैंक भी ज्यादा था। हमला बहुत अचानक हुआ और ये अच्छा हुआ कि वो जरूरी पॉइंट्स पर लगने से बच गई। हालांकि सोफिया का बायां हाथ टूट गया था, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि फ्रैक्चर खुला हुआ था और क्लोई ने खुद देखा कि सोफिया के घाव से खून कैसे बहता रहा। इस साइकोपैथ को देखकर क्लोई ने आखिरी समय में उससे कहा कि वो कोई बेवकूफ़ी ना करे और रुक जाए। ये अब सिर्फ स्टूडेंट की अनबन नहीं थी, क्योंकि हमले में दूसरी तरफ का भी हाथ था और चार्ली भी शामिल था। इसके अलावा हेनरी भी खतरे में था और एथलीट्स की भीड़ पहले ही उसके आसपास जमा हो गई थी। उससे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन दूसरों की चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि वो गुंडा पहले ही सोफिया पर फिर से हमला कर चुका था और साफ था कि उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। शायद अगर टीचर ने शुरू से ही हेनरी पर ज्यादा ध्यान दिया होता तो वो समझाती कि ऐसी मीटिंग्स की तैयारी कैसे करनी है। हालांकि बेशक वो किसी का पक्ष नहीं ले सकती थी और ऐसी बहस में नहीं पड़ सकती थी जो आमतौर पर हॉट यंग लड़कों के बीच होती है। हैरानी की बात है कि काबिल फाइटर्स के एक ग्रुप के सामने खड़ा हेनरी सिर्फ इस बात से हैरान था कि चार्ली खुद मीटिंग में क्यों नहीं आया। हालांकि इन फाइटर्स को देखकर जिमी को अपने दोस्त के उलट एहसास हुआ कि इस बार वे सच में खत्म हो गए थे। जॉन को यकीन था कि ये स्टूडेंट चार्ली से पर्सनल मीटिंग के लायक नहीं है और उसे खुद उससे और उसके दोस्तों से निपटना होगा। फिर एक फाइटर हेनरी से मिलने के लिए आगे बढ़ा और ये साफ हो गया कि उनकी मीटिंग सिर्फ बातों से खत्म नहीं होगी। फाइटर्स के चेहरों पर पूरा पक्का इरादा था, भले ही वे जानते थे कि ये स्टूडेंट पूरी अकेडमी में सबसे मजबूत स्टूडेंट में से एक था।
मज़ेदार बात यह थी कि चार्ली इन लोगों की पीठ के पीछे छिपा हुआ था और खुद अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था और आज यहाँ खुद आने से भी डर रहा था। जिमी डर के मारे मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त की किस्मत शेयर करने और पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि विंसेंट टेनिस कोर्ट पर सोफिया के साथ अकेला रह गया था और ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। उस बुरे दिन को याद करते हुए जब वो उसे बचाने में नाकाम रहा था, वो अपनी गलती दोहराने से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इन सभी लोगों से जल्द निपटना जरूरी था और विंसेंट को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी अनक्वालिफाइड लड़ाई में नहीं पड़ने देना था। लेकिन ऐसे ही छोड़ना काम नहीं करता, क्योंकि चार्ली का ओरिजिनल प्लान हेनरी और सोफिया को अलग अलग जगहों पर भेजने का था। लेकिन हेनरी ने बिना समय बर्बाद किए इन फाइटर्स को जल्दी से तितर बितर करने का इरादा किया, जिनमें से पहला तुरंत उसके हाथ में आ गया। एक सिंपल बेसबॉल बैट से वो हर बार ऐसे कर सकता था जैसे वो कोई बड़ा पत्थर हो, और इसीलिए जमीन पर लेटा हुआ फाइटर शिकायत करने लगा कि हेनरी ने पीछे से हमला किया था और उसे इतने धोखे वाले वार की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फाइटर को अपनी बात पूरी करने का भी समय नहीं मिला कि वो तुरंत बेहोश हो गया, बैट का जोरदार वार झेल नहीं पाया। हेनरी का मानना था कि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए वो सबसे छोटा रास्ता नहीं अपनाना चाहता था और उसने बिना जादू का इस्तेमाल किए उन लोगों से निपटने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि ये लड़का सच में अकेडमी का स्टार बन गया था और उसके दुश्मन भी ये देखे बिना नहीं रह सके कि वो कितनी आसानी से हर चीज में कामयाब हो जाता है। उसे अपना भारी बैट घुमाते देख किसी भी फाइटर की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास आए और अपनी जान जोखिम में डाले। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चार्ली आता है या लेटा रहता है और इंतजार करता है, लेकिन वो फिर भी इसे आखिर तक देखना चाहता था। जिमी ये देखकर हैरान था कि उसका दोस्त कितना माना निकाल रहा था, क्योंकि उसने उससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अकेडमी में हर कोई बहुत पहले से इस लड़के को एक आम लूजर समझने का आदी हो गया था, लेकिन इतने कम समय में उसके साथ क्या हो गया। जो स्टूडेंट्स दूर से देख रहे थे कि क्या हो रहा था, वे ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि हेनरी ने जिन एबिलिटीज को इतनी कुशलता से कंट्रोल किया था वे किस एलिमेंट की हैं। लेकिन जॉन एक से ज्यादा बार मजबूत विरोधियों से मिला था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इस लड़के ने ऐसा जादू कहां से सीखा। हेनरी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उस पर बेसबॉल बैट फेंका, ये कहते हुए कि वो बचने की कोशिश करे। ये आदमी असल में पहले जितना लग रहा था उससे थोड़ा बेहतर निकला और उसने बड़ी चतुराई से थ्रो को चकमा दे दिया। हालांकि उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि इतनी स्पीड से कोई सिर्फ अकेडमी कॉम्पिटिशन में ही हिस्सा ले सकता है, लेकिन असली फाइट में ये बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। हाँ, हेनरी जिस स्पीड से आगे बढ़ा उसे सिर्फ सबसे अनुभवी फाइटर ही संभाल सकते थे और जॉन को पहले से ही पता था कि जीतना आसान नहीं होगा। जॉन ने कुछ देर पहले हेनरी को जिस घमंडी मुस्कान से देखा था वो तुरंत गायब हो गई, लेकिन उनकी फाइट अभी शुरू ही हुई थी। आखिर अगले ही पल एक तेज मूवमेंट के साथ हेनरी ने अपने अपोनेंट पर इतनी जोर से वार किया कि 10th रैंक का फाइटर भी उसे झेल नहीं पाता। इस वार के बाद वो आदमी एक तरफ फेंका गया और एक पत्थर की दीवार से टकराकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये साफ नहीं था कि फ्रेशमैन में इतनी ताकत कैसे थी कि वो इस तरह का सामना कर सके, और जिमी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पुराना दोस्त उसके सामने खड़ा है। लेकिन जॉन को ऐसी सिचुएशन में भी हार मानने की आदत नहीं थी और उसने वादा किया कि वो इस गुस्ताख आदमी को किसी भी तरह खत्म कर देगा। उसका एक फायदा ये था कि वो अपने फाइटर्स के पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आया था, जो तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि हेनरी अभी भी वहीं खड़ा था और उसके हाथों में बेसबॉल बैट और भी कसकर था। बेशक वे बहुत सारे थे और जिमी ने अपने दोस्त को सावधान रहने और काउंटर अटैक के लिए तैयार रहने के लिए चिल्लाया। अमर आत्मा, जो इतने समय से पैरेलल डायमेंशन में थी, उसने हॉल ऑफ सोल्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की सलाह दी, जो हर दिन मजबूत होती जा रही थी। और अब अपनी पावर को आत्मा की एनर्जी के साथ मिलाकर उसने सोल फ्यूजन की एबिलिटी को एक्टिवेट करने की तैयारी की। इन लोगों का सामना अपने काउंटर अटैक से किया। चमकदार नीली रोशनी में फैल रही एनर्जी किसी को भी डरा सकती थी और ये मुश्किल था कि अगर लोगों को पहले से पता होता कि वे किससे डील कर रहे हैं तो वे अटैक करने का फैसला करते। उसका शरीर संत की आत्मा के साथ मिल गया और इससे उसे वो असली पावर दिखाने का मौका मिला जो सिर्फ सबसे ताकतवर जादूगर ही कर सकता है। आखिरी पल में लोग वहीं जम गए, लेकिन एक सेकंड पहले वे उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार थे। मैजिक स्लीव की काबिलियत ने खुद को सबसे अच्छे तरीके से दिखाया और एक आदमी को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अनदेखी चेन लिपटी हुई हो। और फिर अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए हेनरी ने एक सेकंड में सभी लोगों को तितर बितर कर दिया, उन्हें पास भी नहीं आने दिया। ऐसा लग रहा था कि वो सच में इस लड़ाई में उस माना का इस्तेमाल कर रहा था जो सिर्फ पुराने देवताओं के पास होती है, और इन लड़ाकों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हेनरी का विरोध करने का कोई मतलब नहीं था, जो अपनी ताकत के पीक पर था और उनमें से किसी को भी एक भी वार नहीं करने देगा। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन असल में उस पर एक साथ 7 लोगों ने हमला किया था और उनमें से कोई भी एन पर एक भी खरोच नहीं छोड़ पाया। एमी के शरीर पर यह आदमी जिमी की सोच से भी ज्यादा ताकतवर था और उसे एहसास हुआ कि इतने समय से उसका दोस्त उससे अपनी काबिलियत छिपा रहा था। हालांकि हेनरी को लगता था कि उसके दुश्मन बहुत कमजोर हैं और उसके माना को तोड़ने के लिए उतने लेवल के नहीं हैं। और फिर हारे हुए जॉन के पास आकर हेनरी ने उसे याद दिलाया कि 1 मिनट पहले उसने उसके पैर तोड़ने की धमकी दी थी और पूछा कि उसकी हिम्मत कहाँ चली गई। हेनरी को देखकर जॉन समझ गया कि अब उसे हर उस बात का जवाब देना होगा जिससे उसने इस स्टूडेंट को शुरू में धमकी दी थी। हालांकि अब सबसे अच्छा तरीका बस भाग जाना होगा।
क्योंकि ये पागल स्टूडेंट पक्का उसके रहने की एक भी जगह नहीं छोड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जॉन सजा से बचने के इरादे से जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि हेनरी बस पीछे नहीं हटेगा और उसे अपनी किस्मत माननी होगी। वो गलत नहीं था, क्योंकि दुश्मन के शरीर के हर सेल से एनर्जी निकल रही थी और हेनरी ने अपनी जादुई स्लीव की मदद से तुरंत जॉन को अपनी ओर खींच लिया। आपको इस आदमी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर पहले तो उसने ठीक से बर्ताव किया तो उसके पीछे एक भयानक ताकत थी। इसी जोर से उसने जॉन के सीधे चेहरे पर मुक्का मारा और ऐसे वार के बाद उसके उठने का खतरा था। उसने उस गुस्से से वार किया जो लोग आमतौर पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ते समय करते हैं। इस बीच विंसेंट और सोफिया के बीच मुकाबला जोरों पर था और ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस बड़े आदमी के वार की ताकत से वो किसी की भी हड्डियां तोड़ सकता था, लेकिन किस्मत से लड़की निश्चित रूप से बच गई। जमीन पर गिरने के बाद वो अगले हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। बड़े आदमी के किसी और तरीके का इंतजार नहीं कर रही थी। हवा की एनर्जी को अलग अलग चीज़ों में ट्रांसफर करके वो उन्हें मैक्सिमम स्पीड तक बढ़ा सकती थी और साधारण पत्ते भी उसके लिए गोलियों का काम कर सकते थे। लेकिन नुकीले पत्ते के विंसेंट के शरीर में घुसने के बाद भी ये साफ हो गया कि सालों की ट्रेनिंग और शरीर को मजबूत करने की कोशिश बेकार नहीं गई। वो उस पर जितने चाहे उतने नुकीले पत्ते फेंक सकती थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई खरोच नहीं आएगी। फिर उसने कई जोरदार मुक्के मारे, लेकिन उनमें से कोई भी निशाने पर नहीं लगा और सोफिया हर एक से बच निकली। हालांकि वो लड़की जितना तेज नहीं था, फिर भी विंसेंट ने उसके साथ बने रहने की कोशिश की और किसी समय वो अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहा। सोफिया को अपनी टीचर की सलाह याद आई कि 13 मेंटर्स की टेक्निक में भी कमियां थीं। वो उतनी परफेक्ट नहीं थी जितना विंसेंट सोचता था और लड़की को बस दुश्मन के शरीर में सबसे कमज़ोर जगह ढूंढनी थी। लेकिन ये कहना आसान था, लेकिन लोहे जैसे मजबूत शरीर में कमज़ोर जगह ढूंढना इतना आसान नहीं था। ये महसूस करते हुए कि उसके पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं है, विंसेंट ने आखिरी वार करने की तैयारी की जो निर्णायक हो सकता था। हालांकि उसके शरीर में एक कमज़ोर जगह थी जो मांसपेशियों के पहाड़ से ढकी नहीं थी। वो थी उसका एडम्स एप्पल। अच्छी बात यह थी कि पेन सोफिया के लिए न केवल लिखने के लिए बल्कि एक खतरनाक हथियार के रूप में भी काम आया जो उस्तरे की तरह तेज था। और अगर तुम इस पंख से टारगेट पर मारोगे तो विंसेंट का सारा माना जल्दी खत्म हो जाएगा और ज़्यादातर चांस है कि वो वहीं मर जाएगा। लेकिन क्या उसमें किसी जिंदा इंसान को मारने की हिम्मत होगी? क्योंकि ऐसा करना सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो आदमी जोर लगाता रहा और हर वार के साथ वो इस डरपोक लड़की के मारने के फैसले को और करीब लाता जा रहा था। किसी समय एक वार टारगेट पर लगा और सोफिया टेनिस कोर्ट के दूसरी तरफ दूर जा गिरी। अगर उसकी जगह कोई आम स्टूडेंट होती तो इतने ज़बरदस्त वार के बाद उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से सोफिया को कई सालों से सबसे मजबूत लड़कियों में से एक माना जाता था। चेहरे पर मुस्कान के साथ उस आदमी को एहसास हुआ कि लड़की इतनी फुर्तीली नहीं थी और थोड़ी स्पीड बढ़ाने का ही फायदा था। जैसे ही उसने बिना समय बर्बाद किए हार मान ली, वो उसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसके बाल पकड़कर और उसका चेहरा देखकर उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े झटके के बाद वो अब उस खतरनाक जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी जो उसके पास हमेशा से था। वो इस ऑर्डर के लिए चार्ली का शुक्रगुजार भी था, क्योंकि उसे मैजिक अकेडमी के ताकतवर स्टूडेंट से कभी लड़ना नहीं पड़ा था और अब ये दिन आ गया था। लेकिन उसका दोस्त अभी भी वहीं था और उसने जोर से उस आदमी को सोफिया को जाने देने का ऑर्डर दिया। हालांकि विंसेंट के पास भी उसके लिए एक सही चाल थी और एक जोरदार लात मारकर उसने लड़की को एक तरफ फेंक दिया। दुनिया की किसी भी चीज़ से ज्यादा सोफिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी दोस्त को तकलीफ हो और उसने उससे भागने की भीख मांगी। वो पूरी तरह से भूल गई थी कि उसके बगल में एक और आदमी था जिसने उन बदमाशों के साथ उसकी छोटी सी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर दी थी। दूर सोफिया ने एक खाली जगह देखी जहां हेनरी हाल ही में फाइटर्स की भीड़ से घिरा हुआ था। क्या ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो सकती थी? हाँ, लड़ाई लड़कों की उम्मीद से ज़्यादा जल्दी खत्म हो गई और बदकिस्मती से वे सब भाग गए थे। बॉलिंग पिन की तरह इधर उधर घूम रहे थे और अब इस स्टूडेंट ने जो सारा गुस्सा इकट्ठा किया था वो सीधे विंसेंट के सिर पर पड़ा, जो इस वार का पूरा हकदार था। अगर उसने अपने नए अपोनेंट को पहले से देख भी लिया होता तो भी वो इतनी तेज रफ्तार से पड़े वार से शायद ही बच पाता। अपनी दोस्त को देखकर लड़की को अब जाकर एहसास हुआ कि इतने समय से वो अपना असली टैलेंट छिपा रहा था और उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसकी ओर मुड़कर हेनरी ने तुरंत उससे कहा कि वो दखल ना दे और बाकी स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से भाग जाए। वो खुद ही सब कुछ संभालने के लिए तैयार था और सोफिया ने खुशकिस्मती से देखा कि उस झड़प के बाद उस पर एक खरोच भी नहीं आई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जादुई ताकत कहाँ से मिली और उसने इतने अनुभवी फाइटर्स की भीड़ से कैसे निपटा। हेनरी अभी उसे पूरी सच्चाई नहीं बता सका और उसने बस इतना जवाब दिया कि अकेडमी के मैदान में इतना कचरा नहीं होना चाहिए। असल में जिमी ने उन पिटे हुए लड़कों की लाशें पहले ही हटा दी थी जिन्हें वो पिटाई मिली थी जिसके वे हकदार थे। वे मुश्किल से उस गाड़ी में फिट हुए जो हेनरी के दोस्त को मिली थी और अब ये देखना बाकी है कि उनके साथ क्या किया जाए। ये सब जल्द ही खत्म होने वाला था और हेनरी ने सोफिया को भरोसा दिलाया कि विंसेंट फिर कभी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। सच है, ये कमीना पहले ही उस बदकिस्मत लड़की के चेहरे पर चोट के निशान छोड़ चुका था जिसके साथ हेनरी बचपन से बड़ा हुआ था। इस बराबरी की लड़ाई में उसे जो दर्द सहना पड़ा होगा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन अब विंसेंट पक्का सज़ा से बच नहीं पाएगा। पता चला कि वो ना सिर्फ सोफिया से लड़ रहा था बल्कि क्लोए भी बहुत मुसीबत में पड़ गई थी जब उसने अपने दोस्त का साथ दिया।
असल में क्लोए विंसेंट के खिलाफ इंसाफ और बदले की इतनी प्यासी थी कि वो हेनरी की दूसरी गर्लफ्रेंड बनने और सोफिया के साथ एक ही लड़के को शेयर करने के लिए तैयार थी। हाँ, ये एक अनचाहा कबूलनामा था, लेकिन अभी ऐसे प्रपोजल के लिए सबसे अच्छा समय नहीं था। लेकिन ये मुश्किल था कि बड़ा आदमी खुद विंसेंट, जो पहले से ही हेनरी के पीछे खड़ा था और लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार था, इस बात से सहमत हो। सोफिया ने आदत के मुताबिक उस लड़के को तुरंत भाग जाने को कहा ताकि वो उसे किसी भी मुसीबत से बचा सके। उसे लगा कि इस स्टूडेंट जैसे बड़े लड़के के साथ जो अपनी मुट्ठी से पत्थर तोड़ सकता है, उसका दोस्त जरूर कई गंभीर फ्रैक्चर करवा लेगा। अमर आत्मा भी अचानक घबरा गई और उसने उस लड़के से थोड़ा इंतजार करने और इस जादू का इस्तेमाल ना करने को कहा। बदकिस्मती से अपनी मौजूदा लड़ाई की ताकत के साथ हेनरी दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सोल फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता था और वे 5 मिनट बहुत पहले खत्म हो चुके थे। हाँ, इस बारे में पहले से चेतावनी देना जरूरी था, क्योंकि आत्मा ने यह ठीक तब कहा था जब उसके वार्ड को बाकी सभी की तुलना में इस एबिलिटी की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और हेनरी दिन का अपना पहला वार चूक गया। हालांकि अगर आत्मा ने उसे पहले से चेतावनी दी होती तो ऐसा नहीं होता। पुरानी आदत की वजह से अमर आत्मा भी थोड़ा मजा करना चाहती थी और उसने कहा कि वो बस इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसे झटके के बाद खेल के मैदान में ही मर सकता था, लेकिन किस्मत से हेनरी ने ये झटका झेल लिया और एक नए झटके के लिए तैयार था। एक समय पर जिमी को लगा कि उसका दोस्त पागल हो गया है, क्योंकि वो बस खाली जगह में अपनी उंगली घुमाने लगा, जिससे कुछ अस्पष्ट आवाजें निकलने लगीं। हो सकता है कि उस झटके से उसका सिर घायल हो गया हो, हालांकि ये उम्मीद के मुताबिक था, क्योंकि विंसेंट एक बहुत कुशल फाइटर था। लेकिन अगले ही पल वो आदमी उछल पड़ा और उसने कहा कि उसने जानबूझकर अपने विरोधी के सामने हार मान ली है। ये बात उस बड़े आदमी को शायद ही खुश करती, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अभी भी जिंदा क्यों है और अपने पैरों पर खड़ा क्यों है। हाँ, अगर शेखी बघारना एक क्रिमिनल ऑफेंस होता तो हेनरी को इसके लिए पक्का 8 या 10 साल की सजा होती। ये सुनकर उस आदमी को एहसास हुआ कि कोई भी लड़की उस पर विश्वास नहीं करती और वो प्रैक्टिस में दिखाने के लिए तैयार हो गया कि वो क्या कर सकता है। और फिर उसने जोर से विंसेंट को चिल्लाकर बताया कि लड़ाई अभी शुरू ही हुई है और वो इस समय सिर्फ वार्म अप कर रहा था और अब वो एक और वार झेलने के लिए तैयार था। और उसने कुछ नई टेक्निक दिखाने की मांग की, बस इस बार जोर से मारने की। बेशक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर इस तरह गिरने के बाद किसी का भी दिमाग चकनाचूर हो सकता था, लेकिन लड़कियों को नहीं पता था कि हेनरी के मन में कुछ और है। विंसेंट को भी इस बारे में पता नहीं था और वो आंख बंद करके अपने विरोधी की ओर दौड़ा, उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो लड़के के पास पहुंचा और उसने जानलेवा वार किया, वो अचानक हवा में जम गया और हेनरी बस उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। हैरान था कि कोई कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन साथ ही पूरी तरह से खाली दिमाग वाला था। ऐसा लग रहा था कि बड़े आदमी को एहसास नहीं था कि उसका समय खत्म हो गया है और अब हेनरी की अपनी काबिलियत दिखाने की बारी थी। उसे प्लेटफॉर्म पर फेंकते हुए उसने चेतावनी दी कि इतनी ताकत के साथ विंसेंट सिर्फ एक छोटे बच्चे को ही संभाल सकता है, हेनरी जैसे काबिल योद्धा को नहीं। ये समझना मुश्किल था कि उसके वार इतने बड़े डिफेंस को कैसे भेद गए, क्योंकि विंसेंट ने इतने सालों तक अपनी फिजिकल ताकत की ट्रेनिंग यूं ही नहीं ली थी। लेकिन एक और वार के बाद भी उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अपने अपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अपने बड़े मुक्कों को घुमाना बेकार था। और उस आदमी ने हर वार को इतनी होशियारी से रोका जैसे उसे पहले से ही वार का पल दिख गया हो और वो जानता हो कि विंसेंट किस पोजीशन में पूरी तरह से लाचार है। अगले ही पल उसने अपना अटैक शुरू किया और लेफ्ट हुक से उस बड़े आदमी को उसके पैरों से गिरा दिया। जिमी बहुत खुश हुआ जब उसे एहसास हुआ कि ये जानवर सिर्फ बाहर से एक खतरनाक योद्धा जैसा दिखता है, लेकिन उसका दोस्त कुछ और सोचता था। क्लोई को आखिरकार समझ आ गया कि सोफिया इस आदमी पर इतना भरोसा क्यों करती है, जिसमें 15वीं रैंक के योद्धा जितनी अविश्वसनीय ताकत थी। लेकिन हार मानने के बजाय फाइटर का गुस्सा हद पार कर गया और उसने उस बदमाश के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने की तैयारी कर ली। पहले तो जिमी को उस बड़े आदमी को पागल होते देखना मजेदार लगा, लेकिन लड़कियां पहले ही समझ गई थी कि ये किस ओर जा रहा था। आखिरकार उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा और जो हाल ही में एक इंसान का हाथ था वो एक राक्षस के पंजे में बदलने लगा। सोफिया को एहसास हुआ कि विंसेंट अकेले नहीं कर पाएगा और वो काले जादू का इस्तेमाल करके एक जादू करने वाला था। क्लोई ये भी जानती थी कि इस तरह के जादू से मालिक की ताकत बढ़ जाती है और विंसेंट अपनी काबिलियत से ज्यादा पूरी ताकत से लड़ पाएगा। अमर लोगों के बीच लड़ाई आमतौर पर सिर्फ लड़ाई की ताकत के लेवल से कहीं ज्यादा पर निर्भर करती थी और सबसे कमजोर जादू भी अहम हो सकता था। लेकिन विंसेंट ने जो जादू इस्तेमाल किया वो काफी मजबूत था और 1 सेकंड के बाद वो न सिर्फ साइज में बल्कि ताकत में भी बढ़ गया। वो अब वो स्टूडेंट नहीं था जिससे हेनरी ने कुछ मिनट पहले लड़ाई की थी, बल्कि एक खून की प्यासे म्यूटेंट जैसा लग रहा था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर रहा था। और फिर बिना समय बर्बाद किए वो हमला करने के लिए दौड़ा और ये साफ हो गया कि आम जादू से उसे निपटना मुश्किल होगा। जिस तेजी से विंसेंट अपने दोस्त के पास आ रहा था, उसे देखकर जिमी को एहसास हुआ कि हेनरी के लिए हालात बहुत खराब हो गए हैं। हाँ, वो अपनी काबिलियत के पीक पर पहुंच गया और सोफिया ने जोर से अपने दोस्त को हिम्मत छोड़कर वहां से भाग जाने का ऑर्डर दिया।
हेनरी के हिलने तक से ये साफ हो गया कि वो हार मानने वाला नहीं था, भागने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि उसने साफ देखा कि अपोनेंट की ताकत कई गुना बढ़ गई थी और ये लड़ाई उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। और फिर सबने देखा कि जिस जगह दोनों अपोनेंट टकराए थे वहां एक तेज अंधा कर देने वाली फ्लैश के रूप में एनर्जी का एक उछाल आया। एक पल के लिए ये देखना मुश्किल था कि उस धुएं में क्या था, जहां जिमी का दोस्त अभी अभी खड़ा हुआ था और बहादुरी से वार झेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बहुत बड़ा बम फट गया हो। हालांकि असल में ये विंसेंट का इस्तेमाल किया गया काला खतरनाक जादू ही दोषी था। कुछ देर बाद लोग दो काले सिलुएट को पहचानने में कामयाब रहे। धुंध में, और ये साफ नहीं था कि कौन जीता है। विंसेंट के बिजली की तेजी से हमले के बाद भी वो आदमी बस अपना हाथ आगे करके और उसी पोजीशन में जमकर उसे रोकने में कामयाब रहा, और उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी जिससे वो हर मुश्किल का सामना करता था और एक बार फिर अपनी टेक्निक से जवाब देने के लिए तैयार था। ये महसूस करते हुए कि अमर आत्मा अब उसकी मदद नहीं कर सकती, उसने एक जबरदस्त थ्रो किया और वो बड़ा आदमी अपने पूरे शरीर के साथ पत्थर की पटिया पर गिर गया। ऐसे वार के बाद उसके शरीर के वजन से पूरा एरिया छोटे छोटे पत्थरों में बदल गया और ये साफ नहीं था कि विंसेंट बचेगा या नहीं। हाँ, ये आदमी न सिर्फ जानलेवा जादू का इस्तेमाल कर सकता था बल्कि अपने नंगे हाथों से विरोधियों से भी निपट सकता था, जो अकेडमी के इतिहास में कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं कर पाया था। अपने कटे फटे दुश्मन को देखते हुए हेनरी ने उसे याद दिलाया कि उसने ही दोनों लड़कियों को घायल किया था और उसे इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। अपनी पूरी ताकत से उस आदमी ने उसी हाथ पर पैर रखा जिसे इस बदमाश ने उसे बेबस लड़कियों के खिलाफ उठाने दिया था। लेकिन ऐसा करने के बाद उसके हाथ की हड्डियां कुकीज की तरह चटकने लगी और अब ये हाथ लड़ाई में विंसेंट की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। इतने दर्द से वो पूरे इलाके में दहाड़ने लगा और उसकी चीख अकेडमी से भी दूर तक सुनाई दी। बाहर मौजूद लगभग सभी स्टूडेंट पहले ही साइट पर जमा हो गए थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे। हेनरी खुद अपने अपोनेंट की तरफ झुका और धीरे से पूछा कि क्या वो अब भी उसे इतनी बुरी तरह से खत्म करना चाहता है या उसने अपना मन बदल लिया है। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई का नतीजा शुरू से ही तय था, लेकिन अब जाकर उस मोटे दिमाग वाले बड़े आदमी को एहसास हुआ कि वो किससे डील कर रहा है। उसने तुरंत मान लिया कि वो गलत था और ये समझ में आता था क्योंकि टूटे हाथ के साथ आप कुछ भी मान सकते हैं। अब वो हेनरी जो चाहे करने को तैयार था और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उसका पर्सनल कुत्ता भी बन सकता था, अपने मालिक की ईमानदारी से सेवा करते हुए। चार्ली ने ही उसे यहाँ भेजा था और अब वो पर्सनली इस बिगड़ैल को डिसेबल्ड बनाने के लिए तैयार है अगर हेनरी उसे माफ़ कर दे और उसे न मारे। वो समझ गया कि चार्ली ने उससे झूठ बोला था जब उसने कहा था कि वो एक सीधे साधे कमज़ोर स्टूडेंट से लड़ने जा रहा था, जिसका मतलब था कि उस बदमाश ने उसे भी फंसाया था। लेकिन माफ़ी मांगने का समय बीत चुका था और अब अपने किए की सज़ा देने का समय आ गया था। हर किसी की अपनी हदें होनी चाहिए, लेकिन विंसेंट ने आज उन हदों को पार कर दिया और इसके लिए हेनरी का पैर भी टूट गया। ये नज़ारा देखना डरावना था। हालांकि उस समय जिमी को याद था कि अकेडमी में ट्रेनिंग के पहले महीनों में दोनों दोस्तों के लिए ये कितना मुश्किल था। आखिर आज हेनरी पर हमला करने वाले लड़ाकों के उस ग्रुप ने पहले भी उनका मजाक उड़ाया था और वे लोग उनके हमलों का जवाब नहीं दे पाए थे। वे उन्हें बिल्डिंग के कॉरिडोर में दिन ब दिन पीटते रहे और ये सारा बुरा बर्ताव ऐसे चलता रहा जैसे कानून ही न हो। अब वो खुश था क्योंकि उसने अपने टैलेंटेड दोस्त की काबिलियत दिखाने और उसे अतीत का बदला लेने की ताकत मिलने का इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। हालांकि सोफिया को बहुत पहले ही पता चल गया था कि विंसेंट अब कोई खतरा नहीं रहा और उसने जोर से अपनी दोस्त से पिटाई बंद करने को कहा। लेकिन अब हेनरी एक सेकंड के लिए रुका और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लड़कियां बहुत डरी हुई थी। अब वो डरा हुआ लड़का नहीं लग रहा था जिसे कोई भी बेवकूफ़ बिना किसी नतीजे के धमका सकता था। ये लड़का जो सोफिया की आंखों की ठीक सामने था, अब वो हेनरी जैसा नहीं लग रहा था जिसे वो रोज़ देखा करती थी। ये समझते हुए कि गुस्से में आए स्टूडेंट पर कोई भी समझाने का असर नहीं होगा, विंसेंट ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि हेनरी को दिक्कत होगी क्योंकि उसके पीछे असरदार लोग हैं। हाँ, ये देखना अजीब था कि जो बड़ा आदमी अभी 10 मिनट पहले उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था, वो अब अचानक अपने पैटर्न के बारे में बात करने लगा। हालांकि अगर आप सोचें तो बड़े आदमी के पैटर्न को पता होगा कि उसने ये काम मान लिया है, जिसका मतलब है कि किसी ने यही झगड़ा शुरू करने का रिस्क लिया होगा। उसी समय डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड, जो कैंपस में लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उनके ठीक पीछे आ गया। जिमी जानता था कि वे एक हमले के शिकार हुए हैं, लेकिन अभी उसका दोस्त बिल्कुल भी शिकार जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक गुस्से में कातिल जैसा लग रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर हेनरी को भी एहसास हुआ कि जो हुआ उसके लिए उसे कोई बहाना ढूंढना होगा, क्योंकि जूलिया शायद घटना की सारी डिटेल सुनना चाहेगी। लड़की जमीन पर पड़े गुंडे के पास गई और पहले तो समझ नहीं पाई कि इस मजबूत आदमी को इतनी बुरी तरह किसने घायल कर दिया, और फिर वो अचानक जोर से हंस पड़ी, ये महसूस करते हुए कि ये दुबला पतला फ्रेशमैन इतनी गंभीर दुश्मन का सामना कर सकता था। ये साफ नहीं था कि जूलिया यहाँ खुद क्यों आई थी, ये जानते हुए कि यहाँ एक जानलेवा लड़ाई हो रही थी। उसे सख्ती से देखते हुए लड़की ने कहा कि वो हेनरी की बहन को बहुत अच्छी तरह जानती है और जानना चाहती है कि वो अभी कहाँ है। ये महसूस करते हुए कि उस आदमी को शक था कि उसके पास कोई सीक्रेट है, सोफिया के साथ रिश्ते को लेकर जूलिया ने उससे कहा कि वो मान जाए और रास्ते में ना आए।
असल में उसे इस बारे में इस तरह से बताना सही नहीं था, क्योंकि अभी हाल ही में उस आदमी के साथ एक ऐसी मुश्किल हुई थी जिससे उसकी मौत हो सकती थी। अच्छा हुआ कि उसी समय सोफिया आ गई, जिसने दूर से ही अपने दोस्तों के बीच बढ़ते झगड़े को देख लिया। हालांकि जूलिया शांत नहीं हुई और उसने कहा कि वो कमेटी की तरफ से इंसाफ दिलाने आई है, लेकिन ये बात कि वे सब सही सलामत रहे पूरी तरह से हेनरी की वजह से था, और ये सबसे पहले याद रखने लायक था। एक समय पर वो आदमी बदतमीज हो गया और सोफिया ने उसे समय रहते रोक दिया और शांत होने के लिए कहा। उसकी दोस्त जो मजाक करती थी वे काफी मजेदार निकले और सोफिया अपनी हंसी भी नहीं रोक पाई। जैसे उसने मजाक में कहा कि जूलिया के ब्रेस्ट नकली हैं, जिस पर उसने जोर से कहा कि उसने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई और सब कुछ नेचुरल है। असल में उसे मार खाने और किसी भी तरह की बातों को टालने की आदत है, क्योंकि बचपन से ही उसे खुद को काबू में रखने और उकसावे में न आने की आदत है। और ऐसी सिचुएशन में जहां एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से मिलती है तो कंट्रोल दिखाना और चिल्लाना बिल्कुल ज़रूरी था। हालांकि अभी भी वो खुद को रोक नहीं पाई और उस पर उंगली उठाते हुए कहा कि इस पपी को अपनी जगह पता होनी चाहिए। जूलिया को लगा कि उससे बहस करके वो लड़का आग से खेल रहा है और न सिर्फ अकेडमी से निकाले जाने का रिस्क है, बल्कि उसकी पर्सनल सिक्योरिटी से भी टकराने का रिस्क है। उस समय डर के बजाय सोफिया का पीछा कर रहा लड़का मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया कि लड़की कितनी अजीब तरह से अपनी मेंटर मिशेल की नकल कर रही थी। लेकिन जिमी ने समय रहते चेतावनी दी कि इस स्टूडेंट ने जो कुछ भी कहा वो सच था और वो सच में उसके दोस्त की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकती है। इसके अलावा उसके परिवार की जड़ें इतनी पुरानी हैं कि इस अकेडमी के फाउंडर भी उसी के खानदान से हैं, इसलिए आपको उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद वो लड़का नहीं झुका और जूलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि हेनरी अकेडमी में अपनी पढ़ाई भी कुर्बान कर सकता है। हालांकि असल में उसे लगता था कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की ये सारी शेखी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि सोफिया अब उसके बगल में थी, और अगर उसने उससे लंबी बहस करने का फैसला किया तो वो भी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे कभी भी कम रैंक के लड़ाकों के आगे झुकने की आदत नहीं थी। एक समय पर सभी को लगा कि ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जवान लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। सोफिया जानती थी कि हेनरी हमेशा ऐसा ही करता है, हालांकि आज वो लड़की के आगे थोड़ा झुक सकता था और इस तरह उनकी बहस खत्म कर सकता था। असल में सिचुएशन पूरी तरह से हेनरी के कंट्रोल में थी और उस आदमी ने बस इतना कहा कि सोफिया उसके काम में दखल ना दे। शुरू में ही उसने देखा कि आज की लड़ाई के लिए असल में किसने उकसाया था, जिसे हेनरी अभी तक खत्म नहीं कर पाया था। अचानक लड़की जोर से हंसी जब हेनरी ने माना कि वही है जो जल्द से जल्द विंसेंट के साथ लड़ाई शुरू करना चाहता था, लेकिन फिर वो रुक गई, ये महसूस करते हुए कि उस आदमी के इरादे उसके दिखने से कहीं ज्यादा सीरियस थे। आखिरकार बहस खत्म हुई और हेनरी सीधे उस कमीने की तरफ बढ़ा जो अभी भी प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ था। जूलिया की ओर मुड़कर उसने अचानक पूछा कि क्या वे पहले कभी मिले थे या वे पहले कभी नहीं मिले थे। लड़की तुरंत समझ गई कि वो लड़का किस तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि अपने दूसरे जन्म के पहले ही दिन उसने उसे झाड़ियों में एक बुरी हालत में पाया था। वो नहीं चाहती थी कि बाकी सबको इसके बारे में पता चले और उसने हाथ खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि वो उस लड़के को पहली बार देख रही है। ये अच्छा है कि वो उसका इशारा समझ गई, क्योंकि अगर वो इसी तरह बर्ताव करती रही तो उसका मजाक बनने का खतरा है। जवाब में जूलिया ने बस एक आसान और साफ इशारा किया, जिसमें इस चालाक बदमाश के प्रति उसका पूरा रवैया दिखाया गया था। और जबकि विंसेंट के स्ट्रीट गैंग को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, उन्हें पब्लिक जगह पर लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। अगर हेनरी ने खुद माना कि लड़ाई उसी ने शुरू की थी तो उसे उसके साथ स्पेशल ट्रेनिंग यूनिट जाना चाहिए था। हाँ, ऐसा लगता है कि उसने पूरी तरह से जाने का फैसला किया और आखिर में हेनरी के पास बस ये पूछने का समय था कि अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। लेकिन जूलिया के पास पहले से ही एक तैयार जवाब था और उसने कहा कि उसके लिए बेहतर है कि वो रिस्क ना ले। सोफिया ने उस आदमी को जो रिस्ट वॉच दी, उससे अचानक उसे पता चला कि जूलिया का पावर लेवल उसके लिए बहुत ज्यादा था, और हालांकि वो उसे एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की नहीं लगी, फिर भी वो अकेडमी के कल्टिवेटर्स की रैंकिंग में पहले स्थान पर थी। अमर आत्मा ने यह भी चेतावनी दी कि इस लड़की का ऑरा कुछ दिव्य शक्तियों की एनर्जी जैसा है और उस लड़के को जादू की ताकत में उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए। हालांकि आज ये स्टूडेंट एक ऐसे इंसान से टकरा गई जिसे ना तो उसके लेवल की परवाह थी और ना ही उसकी सभी धमकियों की। विंसेंट जानता था कि चार्ली ने सोफिया पर डोरे डालने का फैसला किया है, लेकिन जवाब देने की बजाय उसके चेहरे पर ऐसा वार हुआ कि उसे लंबे समय तक हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ा। और अगर हेनरी के दोस्त में इतनी ताकत थी तो कोई सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है कि इस स्टूडेंट के पास खुद किस तरह की ताकत थी। अकेडमी में जूलिया जैसा सबसे ताकतवर स्टूडेंट ही ऐसे विरोधी का मुकाबला कर सकता था। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। बेशक विंसेंट चाहता था कि जूलिया जीते, क्योंकि वो अपनी आंखों से उस पपी की मौत देखना चाहता था जो उनकी लड़ाई जीतने में कामयाब रहा था। आखिरी समय में जिमी ने चेतावनी दी कि उसका दोस्त ये कदम उठाकर और जूलिया से आमने सामने मिलकर एक बड़ा रिस्क ले रहा है। सोफिया ने भी अपने दोस्त को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उस लड़के पर गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं था जो खुद आज के हमले का शिकार हुआ था। लेकिन उसने दुखी होकर जवाब दिया कि वो अब एक कदम पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि तब सभी स्टूडेंट्स की नज़रों है उसकी इमेज ज़ीरो हो जाएगी। इसके अलावा वो उस बदमाश को बिना सज़ा के नहीं छोड़ना चाहती थी जिसने उसकी प्यारी लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत की, और उसने अपना प्लान थोड़ा बदलने का फैसला किया। उसने जो किताब पढ़ी थी उसमें लिखी कहानियों के अनुसार किसी को अपनी बात मनवाने के लिए आपको उससे कुछ शब्द कहने होते हैं। सोफिया की ओर मुड़कर उसने अचानक वे शब्द कहे जो उसने एक पुरानी किताब से सीखे थे, और ये थोड़ा अजीब लगा। पहले तो सोफिया कंफ्यूज हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया क्या कहना चाहती है और वो अपनी बातों से क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है।
फिर जूलिया ने अचानक कुछ डरावने याद किए हुए वाक्य कहे जो पूरी तरह से गलत निकले और सोफिया को और डरा दिया। सोफिया ने जूलिया से कहा कि वो अब ऐसा न करे क्योंकि वो हमेशा डरावनी दिखती थी और इन डरावने जादू से अपने आसपास सबको डराने का कोई मतलब नहीं था। अब कीरन और उस पर हमला करने वाले के बीच लड़ाई जारी रखने का समय आ गया है। हाँ, ये विंसेंट ही था जिसके बारे में बात हो रही थी, जो डर के मारे जोर से चिल्लाया, ये महसूस करते हुए कि इस टकराव से उसे क्या खतरा है। उसके सारे हाथ पैर टूट गए थे और अगर उसने विरोध करना शुरू कर दिया होता तो वो अपने लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। बड़े आदमी को एहसास हुआ कि उसका दुश्मन नहीं रुकेगा और उसने सभी स्टूडेंट्स के सामने उसे बेइज्जत करने का फैसला किया। बेशक विंसेंट, जिसने ऑर्डर मान लिया था, झगड़े के लिए अकेला ही दोषी था, लेकिन वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाला था। उसने जोर से कहा कि हेनरी खुद हर चीज के लिए दोषी है, जिसने चार्ली के खिलाफ जाने की हिम्मत की, जिसके पिता एक मशहूर और असरदार आदमी थे। इन बातों के बाद सभी को एहसास हुआ कि विंसेंट, जो फ्रेशमैन का आतंक था, आखिरकार हिम्मत हार गया था। हेनरी को जब एहसास हुआ कि मकसद पूरा हो गया है तो उसने अपनी बात बदली और कहा कि झगड़े को सुलझा हुआ माना जा सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि पहले स्टेज के बाद उस बड़े आदमी के साथ उनकी दूसरी झड़प हुई। क्योंकि उसने बेबस लड़कियों पर हाथ उठाने और उन्हें पीटने की हिम्मत की थी, हेनरी उसकी काबिलियत छीनने वाला था ताकि वो आगे और कुछ कर न सके और खतरा ना बन सके। विंसेंट कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि बुरी सज़ा भी सहने को तैयार था, लेकिन उसने अपनी काबिलियत छीनने की भीख मांगनी शुरू कर दी। लेकिन हेनरी के चेहरे पर आई भयानक मुस्कान से ये साफ था कि फैसला हो चुका था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि विंसेंट अपनी काबिलियत छोड़ेगा या नहीं। हेनरी उसे अभी मार सकता था, क्योंकि विंसेंट पास में ही किसी शिकारी के लिए आसान शिकार की तरह पड़ा था। ये अजीब था कि जूलिया, जो पास में ही थी और डिसिप्लिनरी कमेटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसने इसे नहीं रोका। लेकिन वो आदमी किस बात का इशारा कर रहा था? हाँ, ये जूलिया और डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड दोनों के लिए एक बेइज्जती थी। वो उस गुंडे को ऐसे बचकर जाने नहीं दे सकती थी। जूलिया ने वही ताकत इस्तेमाल की जिससे उसने हाल ही में हेनरी को धमकाया था, लेकिन इस्तेमाल करने में झिझक रही थी। विंसेंट कम किस्मत वाला था और उसे इस स्टूडेंट की पूरी ताकत महसूस हुई, जिसे सही मायने में अकेडमी के सबसे ताकतवर स्टूडेंट में से एक माना जाता था। आंखों में गुस्से के साथ उसने उस बदमाश को देखा जिसने उसके दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत की और इसके लिए सिर्फ मौत का हकदार था। जोरदार वार ने उस आदमी को दूर फेंक दिया और वो अपने पूरे शरीर से पत्थर की पटिया को तोड़कर उस पर गिर पड़ा। हेनरी के वार के बाद विंसेंट अभी भी उठकर लड़ सकता था, लेकिन अब वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। पहले तो हेनरी को लगा कि जूलिया के पहले वार के बाद विंसेंट मर गया है, हालांकि उसे पक्का नहीं था। जिमी ने भी जूलिया की पूरी ताकत को कभी काम करते नहीं देखा था, बल्कि उसने इसके बारे में सिर्फ स्टूडेंट की कहानियों से सुना था। वो लड़की सच में किसी को भी डरा सकती थी और एक दूसरे को पकड़े हुए दोस्त जो हो रहा था उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। फिर जूलिया ने अपने असिस्टेंट को विंसेंट को फर्स्ट एड देने का ऑर्डर दिया ताकि वो सही ट्रायल देख सके। उसने ऑर्डर दिया कि अगर लड़के खुद से नहीं संभाल पा रहे हैं तो मदद के लिए बुलाओ और बॉडी को घसीटकर हॉस्पिटल ले जाओ। जूलिया को एहसास हुआ कि वे उसकी मदद के बिना नहीं रह सकते और अपने असिस्टेंट के साथ चली गई। हेनरी को अलविदा कहा और कहा कि ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। ऐसा लगता है कि लड़की पूरी तरह से पागल हो गई थी और सोफिया को अपना प्यार साबित करने का सीरियसली इरादा कर रही थी, जिसके लिए उसके मन में बच्चों जैसी फीलिंग्स थी। हालांकि एक आदमी था जिसे न केवल उस बड़े आदमी की भारी बॉडी को जमीन पर घसीटने में, बल्कि उसे एक हाथ से उठाने में भी मदद की जरूरत नहीं थी। हेनरी में इतनी ताकत थी कि उसने आसानी से विंसेंट को कॉलर से उठाया और पूछा कि चार्ली कहाँ है। बड़े आदमी ने मना करने की कोशिश नहीं की और कहा कि चार्ली और 2 गार्ड अगाथा को बाहर ले गए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या प्लान कर रहा था। विंसेंट को अब इस स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं थी और जवाब सुनकर हेनरी ने उसे जाने दिया और वो नीचे गिर गया। बेशक विंसेंट खुश था कि वो पत्थर के प्लेटफॉर्म पर एक और दर्दनाक गिरावट के बाद बच गया और इस सबसे मजबूत स्टूडेंट का निशाना नहीं बना। फिर उसने जूलिया के असिस्टेंट से कहा कि वे उसे तुरंत इन्फर्मरी ले जाएं, क्योंकि उसकी सारी हड्डियां टूट गई थीं और उसे अपने शरीर का एहसास नहीं हो रहा था। सोफिया को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अकेले चार्ली और उसके पिता के पूरे ग्रुप से लड़ने वाला है और उसने उसे रोकने की कोशिश की। इस आदमी के बॉडीगार्ड शहर में सबसे मजबूत थे और हर एक की रैंक कम से कम 10वीं थी। जो हुआ उसके बाद हेनरी के सोफिया की बात सुनने की उम्मीद कम थी और लड़की ने अपने दोस्त से उस लड़के को मनाने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि जिमी ने हेनरी को रोका नहीं, बल्कि कहा कि वो उसके साथ जाएगा। ये ज़रूर तारीफ के काबिल था, लेकिन हेनरी ने चेतावनी दी कि सफ़र खतरनाक हो सकता है। लेकिन ट्रेनिंग के पहले दिन से ही जिमी को अपने दोस्त के साथ चोटें लगने की आदत थी और वो कोई छूट नहीं देने वाला था। इसके अलावा विंसेंट के साथ लड़ाई के बाद हेनरी के पास जो पुरानी ताओवादी टेक्निक थी वो मजबूत हो गई और हैरानी की बात है कि वो पावरफुल हो गई। बेशक उसे जल्द ही मेन हथियार मिल जाना चाहिए,
क्योंकि एक नए अमर योद्धा की पुकार अब किसी भी दिन हो सकती है। इस बीच चार्ली फैमिली एस्टेट में घूम रहा था, इस बात से नाराज कि विंसेंट किसी कमजोर को मारने के लिए 800,000 मांग रहा था। बेशक उसके साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड स्कॉट भी था, जिसने उस नौजवान को सलाह दी कि ऐसे मामलों में सीधे उससे कांटेक्ट करे। उसने समझाया कि अकेडमी का स्टूडेंट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो एक अनुभवी फाइटर का मुकाबला नहीं कर सकता और कमजोर लोगों को ऑर्डर देना सही नहीं है। ये सही सलाह थी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक असली फाइटर से कमतर होता है जिसकी ताकत 15वीं रैंक की हो। इसके अलावा डिसिप्लिनरी कमेटी के लीडर आम स्टूडेंट नहीं थे और सिर्फ वही चार्ली के पिता से ताकत में मुकाबला कर सकते थे। और डिसिप्लिनरी कमेटी का दूसरा मेंबर एडवर्ड नए ग्रुप का नहीं था, लेकिन उसका खानदान बहुत अमीर था। हाँ, इस आदमी का ग्रुप कमर्शियल सर्कल के कानूनों को कंट्रोल करता था और शहर की अंडरग्राउंड दुनिया को भी कंट्रोल करता था, जो पक्का उसे क्राइम से जोड़ता था। चार्ली ने कई बार सुना था कि 18 साल का एडवर्ड सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक है, लेकिन उसे शक था कि वो उनकी सिक्योरिटी सर्विस के किराए के सैनिकों का मुकाबला कर पाएगा। ऐसा लग रहा था कि आज उसे इस बात का यकीन होने वाला था, क्योंकि अचानक उन्हें एस्टेट से जोरदार चीखें सुनाई दी। फिर ठीक उनके सामने उन्होंने आखिरी गार्ड को एक जानलेवा लड़ाई के बाद खून से लथपथ सीढ़ियों पर पड़ा देखा। एक गार्ड ने किसी तरह कहा कि एडवर्ड को रोका नहीं जा सकता और वो पहले ही 10 मिनट से एस्टेट के इलाके में था। ये चार्ली के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि उनके परिवार आपस में मिलजुल कर रहते हैं और दोस्ताना पारिवारिक जीवन का सम्मान करते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था कि हमलावर एडवर्ड था, क्योंकि वो अभी भी घर में था। दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही समझा सकता हूँ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।